गेटवे ड्रग यानी सिगरेट से शुरू होने के बाद किसी मौके पे ये सिगरेट भी तो किसी ने मशवरा ही दिया था। जी। उस वक़्त कोई बिल्कुल। उसमें उनका स्मोकर बनने का प्लान तो नहीं था। नहीं जी। था। तो सिगरेट पिया और फिर पहले टाइम टू टाइम, ऑफ एंड ऑन, वक्तन फ़वक्तन, और फिर किसी ने मशवरा दिया कि अच्छा ये भी ऐड कर लो। फिर बॉडी एक वक्त आता है कि जब उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का सामना होता है, क्योंकि 20% लोग तो फिर उसके एडिक्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर बॉडी उस नशे के केमिकल टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। जी। और फिर मज़ा नहीं आता, प्लेयर जी, मिलता जी। नहीं है, तो फिर आप एक और सजेशन आपको मिलती है कि वो छोड़ो और ये करो, मोर इंटेंस। या वो और ये दोनों। मैं एक स्टूडेंट को जानती थी जो कि क्लियर ही नहीं कर रहा था, बार बार एक ही सेमेस्टर बड़ी जी। रिनाउंड यूनिवर्सिटी में, और दूसरे सेमेस्टर में तो बाद में मुझे पता चला कि बल्कि वो पकड़ा गया, ही वाज इनटू ड्रग्स। ओके। तो ही वाज अ काइंड ऑफ, जैसे डीलर कह ड्रग सकते पेडलर। हैं, एग्जैक्टली। तो उसमें फिर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये जो आप बात कर रहे हैं। जी। असल में ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि अभी वो लड़के थे जो कि प्रमोशन कर रहे थे, जी। तो किसी दौर में सिगरेट के इश्तिहार पे भी लोग बड़ा बुरा महसूस करते थे। सिगरेट को हाँ आपको पता है टेबल पे नहीं, मोहसिन साहब, जी घर में छुप के पी जाती थी, या छुपा के जो लोग रखते थे कवर करके। जी। जी। अब देखें कि दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। यानी जी। एस्ट्रे जो है वो एक बड़ी मायूब सी मायूब सम चीज़ थी। एग्जैक्टली। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है का स्लोगन। गुरु के पास जाके नौजवान ने कहा कि गुरुजी, आप मुझे ज़िंदगी को कामयाब बनाने का कोई गुर सिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं इसमें तुम्हें 3 अहम बातें बताऊंगा, और 3 अहम बातों में से 2 बातें जो हैं वो अलग हैं और एक बात अलग है। उन्होंने कहा जी दोनों आप बता दीजिए, जो 2 अलग हैं और एक अलग है। तो गुरु ने बताया कि 2 लोगों से तुम्हें कामयाबी सीखने का ज़िंदगी में मौका मिल सकता है। एक जो कामयाब हो गया हो, वाह हम्म। वाह वाह। और दूसरा जो नाकाम हो जन गया काम हो। हो। क्योंकि नाकाम हो जाने वाला भी तुम्हें ये बताएगा कि ये मत करना, जी। ये नहीं करना, कामयाब हो जाओगे। हम्म। ऐसे ही। तो वो कहने लगे ये तो 2 बातें समझ आ गई, अब वो तीसरी बात क्या है? कहने लगे कि अपना गुरु अपने दिन को बना लो। दिन को। दिन को। दिन वो कहने लगे दिन को कैसे मतलब गुरु बना लूँ? शुरू अल्लाह के नाम से जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। विलिंग वेस के लाहौर स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहसिन नवाज़, मैं हूँ जहारा। और हम लाए हैं आपके लिए लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। तमाम नाजरीन को जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आपके दिन उम्मीद है बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, और जहाँ रहा आप भी उम्मीद है कि हशाश बशाश हस्ब रिवायत। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मोहसिन साहब, हशाश बशाश। और मैं फिर से, ज़ाहिर बात है, मुझे तो वैसे भी सैटरडे को ज़रा थोड़ा मैं एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि दोबारा से हमने अपने व्यूवर से मिलना होता है। और व्यूवर्स के घर जब हम आते हैं और वो हमारे साथ बात करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही समा होता है कि जैसे हम अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार से मिल रहे हैं। और जनाब, हम जब आपके पास अपनी आवाज़ और इस तस्वीर के साथ पहुंचते हैं, जी। कभी आप सफ़र करते हुए देखते हैं, कभी आप अपने घरों में ड्राइंग रूम पर, और ज़्यादातर मोबाइल पर देख रहे होते हैं। जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका इस्तकबाल, आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स की सूरत में हमें पहुँचता है, और आपके साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो इतना गहरा और मज़बूत है कि अब कोई पर्दा रहा नहीं दिल की बातें करने में। सो आइएगा और दिल की बातें कीजिएगा। कमेंट्स के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए हम करेंगे इस्तकबाल आपका जो भी होगा ख़्याल। जी, बिल्कुल। और जैसे आपको पता है कि हमने 2-3 सेगमेंट्स मोहसिन साहब, जिसमें एक न्यूज़ का और एक था बेस्ट कमेंट। जी, यानी जो बेस्ट कमेंट होगा, जी, उसको हम खुद कॉल करेंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इस पे हम अभी भी कायम दायम हैं। ब ज आज के भी शो में हम देखेंगे कि जो बेहतरीन कमेंट होगा, उनको हम खुद कॉल करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। अब जहाँ के हवाले से बताइए, ख़्याल पाया जा रहा है कि ये जो बेहतरीन कमेंट वाला इन्होंने सिस्टम शुरू किया है, ये शायद अपने रिश्तेदारों के लिए किया है। नहीं, नहीं मोहसिन साहब, मैं अच्छा, ये गलती तो कर ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब अब एक शो है जो कि मेरा ज़ाती, जिस पे कि वी जस्ट हैव टू जी, इंटरेक्ट विद सो मेनी अदर पीपल। जी, तो रिश्तेदारों को तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। ना, 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 रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ ये कोटा नहीं आता, रिश्तेदारों के कोटा पे नहीं, नहीं है ये शो। लेकिन रिश्तेदारों का हक तो होता है। बिल्कुल हक होता है, तो वो घर जाके फिर मैं उनको कॉल कर सकती हूँ ना। ये तो जो टाइम है 1 से लेके 3 बजे तक, ये मुख्तस है हमारे उन तमाम व्यूवर्स के लिए
जिनसे हम रूटीन लाइफ में मिल नहीं सकते हैं ना, बात नहीं कर सकते हैं, इसका तो ये तो हमने डेडिकेटेड कर दिया है ना ये इसका टाइम। मतलब है कि हम इस वक्त रिश्तेदारों से मुखातिब हैं। हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, हाँ, रिश्तेदारी हो गए ना। देखिए रिश्ता जो है ना, बस आए ना ना मोहसिन साहब, आप देखिए मुझे इस बातों बारे में में। शायर ये कहता है कि ये रिश्ता ए खुलूस है, टूटेगा किस तरह। वाह! और दूसरा मिसरा इस वक्त शायद कुछ कह नहीं रहा क्योंकि जहन अच्छा, में नहीं आ रहा। ठीक, तो वैसे अगर किसी के जहन में आ जाए तो वो हमें बता सकते हैं। बिल्कुल। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पे हर सैटरडे आपसे हुआ करती है मुलाकात। और इस मुलाकात में जो है वो कभी हम आपसे मुखातिब होते हैं, कभी आप हमसे मुखातिब होते हैं, और कभी हमारे दरमियान कोई तीसरा आ जाता है। आज हमारे दरमियान हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, हनीफ़ अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम हनीफ़ अंजुम जी, साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और मैं हाज़िर हुआ हूँ यहाँ पे। आप इतने खुश गुफ्तार हैं कि इतनी देर आप यानी खामोशी से जब हमें सुन रहे थे, तो आपका जो, क्योंकि आप ज़्यादातर तो स्टेज पर ही पाए जाते हैं, जहाँ अ, भी होते हैं असल आप में अक्सर। असल में मैं कल से जब से आपकी कॉल रिसीव हुई कि मुझे आपने इनवाइट किया, तो मैं इतना एक्साइटेड था यहाँ पहुँचने के लिए और आपसे मुलाकात के लिए कि अब जब आज मुलाकात हुई और आपकी मैं बातें सुन रहा था, तो मैं तो हमतन हूँ गोश होकर ना वाह! मुकम्मल विद ऑल ईयर्स आई वाज़ लिस्टनिंग टू यू एंड वाह योर जी, बहुत योर बहुत क्योंकि खूबसूरत। आपका हर लफ्ज़ मेरे लिए बहुत कीमती होता है। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। तो हनीफ़ अंजुम साहब से गपशप रहेगी। हनीफ़ अंजुम साहब अ, बहुत ही विज़डम से भरपूर शख्सियत हैं। मैं इनका ज़्यादा तारुफ़ इसलिए नहीं करा रहा कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है। आज जब बात आगे चलेगी ना, तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम अपने इस शो पर जिन साथियों को साथ शामिल करते हैं, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें, उनके अल्फ़ाज़, उनके ख़यालात और उनकी प्रेज़ेंस ख़ुद उनका तारुफ़ बन जाया करती है। ख़वातीन हज़रात, अभी मैं जब शो के लिए आ रहा था तो थोड़ी देर पहले दुबई से कॉल किया ताहिर मुनीर ताहिर साहब ने। ताहिर मुनीर ताहिर एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं और पिछली तकरीबन 5 दहाइयाँ हुई उनको जर्नलिज़म के फ़ील्ड में, और मुख्तलिफ़ अखबारात, रसाइल, जराइद में उनके कॉलम्स छपते हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं सोसाइटी पर, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो हो या सोसाइटी के रुझानात हों। उन्होंने एक ख़ास मैसेज दिया है और उन्होंने कहा कि आप, चूँकि आपका पॉडकास्ट काफ़ी देखा जाता है, तो एक पैगाम मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए। वो दुबई से चूँकि कॉल कर रहे थे, हुँ, हेडमराला सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, और मेरी जो उनसे दोस्ती है जहारा, जी। उसको हुए 30 साल। माशाल्लाह, वॉव! अच्छा तो कमाल हो गया। है ना? हाँ। मतलब तो यानी कि बचपन की दोस्त हैं फिर अब तो जी, आप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ताहिर मुनीर ताहिर साहब ने पैगाम ये दिया है कि पाकिस्तानी जो दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे पाए जाते हैं और जी। जाते हैं, काम-काज में हिस्सा लेते हैं, तो दुबई में काफ़ी बड़ी तादाद जी, है। जी, जी, जी। और दुबई में पिछले काफ़ी अरसा से अब लोगों का जाना उतना आसान नहीं रहा। हुँ। पहले तो दुबई चलो का स्लोगन होता था और एक अमारत की फ़ील लोगों को आती थी हालात बदलने की, जी, लेकिन जी, जी। अब के वीज़ा हुआ दुश्वार। हुँ, तो उसके पीछे वो वजह जो बताते हैं, उन्होंने कहा कि 2 वजूह हैं जिनकी बिना पर ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हुँ। और ज़ाहिर है कि आप भी जानते हैं। जी, जी, जी। उसमें से एक तो है यहाँ से उन लोगों का जाना जो कि वहाँ जाके भीख माँगते बेगिंग हैं, हुँ, करते हुँ। और वहाँ जाके इस तरह का कि वो कह रहे थे कि अब ये स्टेज है कि यहाँ दुबई में लोगों के घरों पर दस्तक देकर भी ये सिलसिला जी, होता है। जी, जी, जी। वेरी अनफॉर्च्यूनेट। और दूसरी बात उन्होंने कही कि बाज़ार हुस्न में जाकर अपना इंदराज करवाने वाली जो शख्सियात हैं यहाँ से, हुँ, उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। हुँ। ये जो हमारा इमेज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का ख़राब होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तो हमारा अपना ही हाथ होता है, और हम पता नहीं उस वक्त किन ख्यालों में होते हैं कि कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमें पता ही नहीं होता कि आगे चल के हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो इससे कैसे मुतासर होगा। हुँ, हुँ, हुँ। सो ये ट्रू। ताहिर मुनीर ताहिर साहब का पैगाम है तमाम नाज़रीन के लिए। तो मैंने पैगाम जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचाया। तो जहाँ यानी आप। कि कोई हर्ज नहीं है हुँ, दुनिया में किसी भी मुल्क में जाने में, अब एक्सप्लोर करना चाहिए। हुँ, अल्लाह ताला ने जो कायनात बड़ी खूबसूरत बनाई है, तो हर जगह जाना चाहिए। मगर उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि आप जहाँ जाते हैं, हुँ, हुँ। तो आप अपनी बेसिकली तो जो शनाख्त है, पहचान भी तो हमारी वही है ना, तो जी, आप वहीं से जी, पहचाने जाते हैं, जी, तो क्यों ना हम फिर कोई ऐसी शनाख्त छोड़ें कि जिससे फ़ख्र हो ओवरऑल भी, मुल्क बिल्कुल। में भी लोग लोग हमें बुलाते हुए,
स्पेस देते हुए, अकोमोडेट करते हुए, करियर में हमें शामिल करते हुए भी कंफर्टेबल फील करें बाकी ममालिक, बिल्कुल। रादर कि वो ये सोचते रहें कि कैसे कौन सी पॉलिसी बनाएं कि जिससे हम जो हैं वो इनसे जान छुड़वा लें। एग्जैक्टली। जी मोहसिन नवाज जी, साहब, अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे। आपको भरपूर और पूरे प्रोग्राम में इजाज़त है। हमें जी। रोक के आप बोलिएगा कि जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा। जी, तो उसमें एक और भी बड़ा एक क्रिटिकल पहलू है जी, जो कि मेरे नॉलेज में आया, मैंने सुना जी, कि जहाज़ों के अंदर से भी चोरियां होती हुई पाई गई हैं, हम्म। एरोप्लेन्स के अंदर से। सही। यानी कि लोग जो सामान रखते हैं अपने कैबिन के ऊपर, तो रात के टाइम अक्सर लोग सो जाते हैं अपनी आंखों के ऊपर कोई पट्टी वगैरह लगा कर, और लाइटें बंद होती हैं। हुँ, तो उस वक़्त भी लोग जो हैं दूसरे का कैबिन खोल कर उसको, उसके अंदर से कोई ना कोई चीज़ निकाल कर उसको उसको उनके सामान को दोबारा बंद करके उधर ही रख देते हैं। तो ये शिकायत भी आई हैं, और ये भी पता चला है कि इसमें सम टाइम अमले के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, हम्म। कि उन्हें स्कैनर के ज़रिए पता होता है कि किस बैग में क्या पड़ा हुआ है। अब आप तो ये देखिए कि जब यानी हिफाज़त करने वाले और जी, रखवाली करने वालों का ही ये हाल हो जाए जी, किसी भी जगह, यानी एरोप्लेन में अगर ये जैसे कुछ ऐसी कंप्लेंट भी आई कि कुछ अंदर के लोग भी शामिल थे, हम्म। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। तो जहाँ कहीं भी हो बस दीन ईमान का ख़्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। हम दूसरों के ज़मीर को बहुत जगाते रहते हैं। जी। हमारा सबसे ज़्यादा ज़ोर इस पर होता है कि हम किसी तरीके से ज़मीर पर दस्तक दे दें और ज़मीर जगा दें बाइख्तियार लोगों का। हुँ, बिल्कुल। पड़ोस वालों का, मोहल्ले वालों का, शहर के अमीर लोगों का, दूसरों हम सोचते हैं कि सारे बहुत कामिल ईमान पे पहुंच जाएंगे ना, तो जब हमें यकीन हो जाएगा कि सारे बिल्कुल ठीक हो गए, तो फिर हम थोड़ा सा अपना जायज़ा भी ले लेंगे। लेकिन बिल्कुल। ये अपनी बारी आखिर में क्यों आती है? सो हालाँकि स्टार्ट अपने से ही शुरू होना चाहिए ना मोहसिन साहब, मतलब बिल्कुल। वी जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। हम पहले ठीक हो जाएँ, जी, हम ठीक होके फिर एक राइट एग्ज़ाम्पल अपनी करें प्रेज़ेंट, और उसके बाद बाकियों को फिर हम चेक कर सकते हैं। अ, अकाउंटेबिलिटी तो खुद से होनी चाहिए। जी, ये मोहसिन साहब, इसमें एक पहलू ये भी देखने में आया है जी, कि जो लोग बहुत ज़्यादा दूसरों को करेक्शन करना चाह रहे होते हैं, जी, और बहुत ज़्यादा उस पे भाषण देते हैं और लेक्चर्स देते हैं और कहते हैं कि सही हो जाओ, सही हो जाओ, तो वो असल में साइकोलॉजिकली ये फ़ील कर रहे होते हैं खुद, कि चूँकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लोगों हुँ, को ठीक करने में, तो लिहाजा मैं वो मुकाम पा चुका हूँ। जी, जी। तो मैं अब खुद तो उस मुकाम से ऊपर हूँ। तो वो अपने आप वैसे को आपने बहुत अच्छी बात की सही है। बात कही, बहुत बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकली बहुत जी, वो बहुत परफेक्शन बेहतरीन। के लेवल हुँ, पे होते हैं, जी, जी, और वो दूसरों को भी वो परफेक्ट ही देखना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल सही। उन्हें लगता है सिर्फ़ नसीहत हाँ, करने के लिए हाँ, है। कि हाँ, मैं तो चुन लिया गया हूँ। हाँ। वो तो वो चूँकि पूरा मुआशरा ही अब उस लेवल पे पहुँच चुका है जी, कि वो समझते हैं कि हम बहुत ही बाकमाल लोग हो चुके हैं, कि हुँ, और वो दूसरों को अब करना है। तो वो इस तरह एक वो समझते हैं मंज़िल पे पहुँच चुके हैं। जी। 10 नौजवानों का एक ग्रुप सैर को निकला और उन्होंने सोचा कि हम जाके ज़रा दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, पहाड़ों को और मुख्तलिफ़ वादियों को जाके एक्सप्लोर करने का उन्होंने ये मंसूबा बनाया। और जब वहाँ गए तो गुज़रते-गुज़रते किसी एक जगह से उनको एक नाला पार करना था। जी, सो उसको जनाब उन्होंने जब पार कर लिया बारी-बारी गुज़र के, तो जब दूसरे किनारे पर पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि हम आपस में ज़रा काउंटिंग तो कर लें कि 10 पूरे ही हैं या कोई बीच में से मिस तो नहीं हो गया। जी, काउंट किया तो हर एक ने काउंट किया तो वो 1, 2, 3, 4, 5 तो 9 तक। दूसरे ने भी गिना तो वो 9 तक ही यानी गिनती जाती थी। वो बड़े परेशान हो गए कि हम अपने एक साथी को खो चुके हैं। जी, तो इतने में एक कोई उनको आउटसाइडर आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आके कहा कि उनसे पूछा, कहते जी आपने हमारे 10वें साथी को तो नहीं देखा? तो उन्होंने नज़र डाली और मुस्कुराए और चले गए, तो कहते नहीं मैंने आपके अलावा तो किसी को नहीं देखा। हुँ, अच्छा, ये बड़े परेशान से हुए कि हम फिर क्या करें, मसले का हल क्या है? तो इनमें से एक को ख़्याल आया कि पास ही जो एक साफ़ शफ़ाफ़ पानी का एक कुआँ था, उसमें उन्होंने जाके उन्होंने कहा कि कहीं इधर ना रह गया हो, इसमें ना गिर गया हो। तो जब जाके जिसने झाँका जी, तो उन्हें अंदर एक साया सा नज़र आया।
तो ओके। कहने लगे कि हाँ वो जो 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 झांक रहा था उसने कहा कि हाँ इसी में गिर गया है वो तो। हुँ, दूसरे ने आके देखा कि मैं ज़रा तसल्ली कर लूँ तो उसने कहा कि हाँ वाकई ये तो अंदर है। ओके। तीसरे को उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से उसके कफन दफन का बंदोबस्त करो क्योंकि अब इसे निकाल के तो हम यहीं कहीं तदफीन भी करेंगे। जी, तो इससे पहले कि वो उसके लिए ये सारे इंतजामात करते तो वो साहब वापस आ गए। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी देर से तुम लोगों को बहुत परेशान देख रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली तुम लोग अपनी गिनती अपने आप से शुरू नहीं कर रहे थे। हाय! तुम जब गिनती गिनते थे तो तुम जी, बाकी सारे 9 लोगों को गिन लेते थे। गिन लेते। हुँ, और हालांकि तुम अगर पहली उंगली अपने ऊपर रखते जी, तो तुम्हारी गिनती 10 तक पहुंच जाती। एग्ज़ैक्टली। और वो जो तुम कुएं में जिसे देख रहे हो जी, हुँ, वो दरअसल तुम्हारा अपना अक्स है। कभी हुँ, अपने आप को देखा नहीं, कभी अपने अंदर झांकने का मौका नहीं मिला। तो जब अपने आप को देखा ना हो तो इंसान अपने आप को पहचानता भी नहीं है। ऐसे ही। तो ये अपने से शुरुआत बड़ी ज़रूरी है। और दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है कि बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि जो मैं कहता हूँ पहले वो मैं करके दिखाऊं। तो इस दौर का सबसे इम्तियाज़ उसी को हासिल होगा जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपने नॉलेज और अपने एग्जीक्यूशन के दरमियान ब्रिज कर पाएगा अपने गैप को, वही दुनिया में बाजी ले जाएगा। जी। बातों का सिलसिला चलेगा। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पे हम आपसे मुखातिब हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आपके कमेंट्स भी और आपकी कॉल्स भी। जनाब आप अगर ऑन एयर आके बात करना चाहें तो हमारा जो नंबर है 0300 741 इस पे एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा। ये आजकल टर्म यहाँ यूज़ होती है, डाल दीजिएगा, जी, जी, है ना, जी, जी, मैसेज जी। डालना। जी, हाँ, एफ़र्ट कर लें, मैसेज डाल दें। है जी। देखिए ना, तो देखिए हो ही जाती है ना हो यूज़फुल, ही जाती है। हो तो ही अगर जाती आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हैं तो 0300 741 3639 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अपना नाम और अपना मुद्दा बयान कर दीजिएगा। एक छोटी सी लाइन लिख दीजिएगा कि किस बारे में बात करनी है। हुँ, हम आपको खुद कॉल करके ऑन एयर ले लेंगे। जी। लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान आपके आने वाले कमेंट्स के लिए जहां हमेशा की तरह मुस्तैद और चाक चौबंद है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और अब आपका जो कमेंट्स हैं वो हैं हमारे साथ, मेरे साथ हैं कौन भला? मैं मोहसिन नवाज़ हूँ अच्छा, और जहाँ राना मैंने है क्या शायद भूल गई मोहसिन साहब? और हनीफ अंजुम साहब है हनीफ अंजुम साहब भी हैं हमारे साथ। और थैंक हमारे यू। बहुत सारे नाज़रीन हैं। तो आप लोगों का जो कमेंट्स का सिलसिला है वो शुरू हो चुका। तो जहाँ आप क्या जी, कहती हैं? बिल्कुल, अभी तो मोहसिन साहब सब सलाम कह रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो ये कह रहे हैं, राजा आबिद साहब कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया राजा आबिद साहब। और हमेशा की तरह वेरी रेगुलर मलक उस्मान निस्वाना साहब जी, कह रहे हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। थैंक यू सो वेरी मच। मलक बिलाल अहमद हैं, वो कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल साहब। साहब, बहुत एंड शुक्रिया। मैम जहां आरा फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ हेल्पिंग प्रोग्राम फॉर अस एवरी वीक। बहुत शुक्रिया, बड़ा फिर ये, रेगुलर आते हैं ये दोनों। हाँ ये जी भी रेगुलर जी हैं, जी। बिलाल साहब भी रेगुलर हैं। फिर बिलाल साहब भी कह रहे हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर अता करे। आप खुश रहिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अली शेख उस्मान हैं, जी, ये कह रहे हैं वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। तो तो ये जो सारे हमारे साथी शरीक होते हैं ये कमेंट बॉक्स पर आकर हम तक अपने एप्रिसिएशन के कलिमात तो पहुंचाते ही हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो भी आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे लेट्स टॉक विद विलिंग वेज का मकसद आपके साथ वो बात करना है जो आपके दिल में है। कोई हुँ, साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी, कोई मूड का प्रॉब्लम, कोई थॉट का ऐसा प्रॉब्लम, कई दफ़ा ओवर थिंकिंग, जी। कई दफ़ा गुस्से पर काबू ना पा सकना, कई दफ़ा बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, कई हुँ, दफ़ा मियाँ और बीवी का आपस में झगड़ा हो जाता है, हुँ, कई दफ़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको तरक्की नहीं मिल रही होती, कई दफ़ा आप कोई गोल सेट करते हैं पर अचीव नहीं कर पाते, हुँ, कई दफ़ा बार बार कोई ये ख्याल तंग करता है और कई दफ़ा घर में कोई अपना प्यारा एडिक्शन की बीमारी में मुब्तला होता है। इन में से कोई या इन जैसा कोई मसला अगर आपको दरपेश है तो आप आइएगा, झिझकिएगा मत, बात करने से ही बात बनती है। बिल्कुल। यानी आपको जो सोच, जो ख़्याल परेशान करता है और आपको लगता है कि उसका कोई हल नहीं, तो लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में उसका हल मौजूद है। हम आपको मसला ये है कि आपको हल बताना होगा। बिल्कुल, हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे, किस डायरेक्शन पर कोई कदम उठाकर उस बारे में काम हो सकता है। हुँ, हनीफ अंजुम साहब, आप जनाब। एजुकेशनिस्ट हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपने
एक बहुत बड़ी चेन डेवलप की अपने स्कूल्स की, और आपने अब तक हज़ारों बच्चों को, कितने बच्चों को आपके ज़ेर निगरानी आपके स्कूल्स में पढ़ने का अब तक मौका मिला होगा? अब तक मेरे ख्याल में कोई मोर देन 1 लाख हुँ, बच्चे तो अ, वाओ! पढ़कर जा चुके पढ़कर होंगे। जा चुके हैं। हाँ और जी। ये तकरीबन कितना अरसा हुआ इस सारे मुझे सिस 27 साल हो गए हैं, 27 सालों? 27 ईयर्स हो गए हैं अपना स्कूल। हुँ, उससे पहले टीचिंग को अगर साथ मिला लूँ तो आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन सिंस 1986। राइट, तो यानी उस ये लिहाज से इट उनते बिकम्स 29 इयर्स हो गए? नहीं नहीं 40 39 इयर्स हो गए। 39 इयर्स हो गए। 39 ईयर्स 39 हो हुँ। इयर्स। जाते हैं। तो 39 ईयर्स से पिछले 39 ईयर्स से वास्ता है बच्चों से और यूथ से और उनके वालदैन से भी। तो एक बहुत अरसा समझ लें गुजर गया इसी में ही, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि आपने तो इन जनरेशन्स में काफ़ी, एक जनरेशन को जवान होके जाके काम-काज पे देखा, जी। और दूसरी जनरेशन को इस वक्त वो आपकी ज़ेर तालीम है। तो आपको लगता है कि आज के नौजवान और बच्चों में और पिछली जो जनरेशन थी उन बच्चों के मसाइल में फ़र्क है, जी, उनको डील करने में, हैंडल करने में मुश्किलात का फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है जनरेशन्स। देखिए अगर हम अपने तालिब इल्मी के दौर को देख लें और फिर उसके बाद जब स्टार्ट हुआ मेरा टीचिंग कैरियर, तो उस वो एक हम समझते हैं ये एक पुरानी सदी की बात है। अब जब से 2000 के बाद से लेकर अब तक जो चेंजेस आई हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं। और तब का स्टूडेंट बिल्कुल और तरह से बिहेव करता था और वो मैं समझता हूँ बड़ा कंसंट्रेटेड होता था। हुँ, हुँ। और उनके वालदैन भी जो है ना वो कंसंट्रेटेड थे। अब जो है ना सबसे मैं समझता हूँ आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। हुँ। और बच्चे इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं कि वो बिल्कुल फोकस्ड नहीं हैं अपने अपनी चीज़ों के ऊपर। उसकी एक मेन वजह मैं ये भी समझता हूँ कि पहले जब कोई बच्चा फ़ारिग होता था, घर में फ़र्ज़ करें वो फ़ारिग बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है या कहीं वो सफ़र कर रहा है, किसी बस में बैठा हुआ है, किसी रिक्शा में बैठा है, टांगे पे बैठा है, कहीं भी, तो वो बच्चा कुछ सोच रहा होता था। हुँ। वो जब सोचता था तो वो अपने ख़यालात की दुनिया में, इमेजिनेशन में वो ज़रूर जाता था और इमेजिन करता था कि मैं इस वक़्त ये हूँ, मैं ये हो सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, मैं ये कर हुँ। सकता हूँ। तो वो अपने इमेजिनेशन को बड़ा जिसे कहते हैं कि अहमियत देता था। हुँ। अहमियत हाँ, देता था और उसमें वो रहता था। सही, सही। यानी वो अकेला नहीं होता था, हुँ। वो अपने इमेजिनेशन के साथ होता था। और तो विजुअलाइज़ करता था अपने आने वाले वक़्त को। आने वाले वक्त और हाँ। वो सोचता रहता था कि मैं ये करूँगा। हम भी जब दोस्त बैठते थे तो हम बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते होते थे। और हुँ, उसी हुँ। विजुअलाइज़ेशन या इमेजिनेशन की एक जी। शक्ल डायरी भी होती थी। जी, डायरी भी होती थी। लोग हुँ, लिखते हुँ। भी थे अपने आइडियाज़ को। मैं खुद लिखता रहा हूँ शुरू से ही। तो अब का जो नौजवान है मैं उसको जब देखता हूँ, इवन जब मैं सड़क पे जा रहा होता हूँ और देखता हूँ कि बाज़ दफ़ा मैं बड़ा नोट करता हूँ कि बच्चियाँ किसी ऑटो पे बैठी हुई हैं, चिंगची पे बैठी हुई हैं, बस में बैठी हुई हैं, हुँ। बच्चियाँ और जी। बच्चे भी। तो वो फ़ारिग नहीं हैं। हुँ, वो सोच कुछ नहीं रहे हैं। हुँ, हुँ, उनकी जो सोचें हैं वो ऑक्युपाइड हैं। और हुँ। वो इमेजिनेशन में नहीं जा रहे हैं बच्चे। उनकी वो उँगलियाँ और निगाहें मसरूफ़ हाँ, हैं। मसरूफ़ हैं। हुँ, उँगलियाँ उनकी वही उनकी जो फ़ोकस है वो कुछ ना कुछ देख रहे हैं। हुँ, वो सोच नहीं रहे, वो देख रहे हैं। और वो जो विजुअल्स हैं, वो विजुअल्स भी टोटल डिस्ट्रैक्शन का एक मंबा है। हुँ, मसलन वो कोई एक चीज़ नहीं देख रहे हैं। हुँ, वो कोई स्टोरी नहीं सुन रहे हैं, वो कोई कहानी कोई पढ़ नहीं रहे हैं, वो कोई ख़बर नहीं पढ़ रहे हैं, स्क्रॉलिंग है। वो स्क्रॉलिंग है। हुँ, और वो मैं समझता हूँ कि ये जो स्क्रॉलिंग है और इस तरह ये उनके अंदर बेताबी पैदा कर रही है, हुँ, बेचैनी पैदा कर रही है। हुँ, वो और से और कुछ देखना चाहते हैं, वो बेताबी का शिकार हैं। हुँ, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उनका फोकस नहीं होता। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बेशुमार वो ज़हनी उलझनों का शिकार होते हैं। और मुझे इंतहाई अफ़सोस होता है क्योंकि बागे जनाब मेरा रोज़ाना जाना आना होता है। वहाँ पे हमारा क्लब है कॉस्मोपॉलिटन क्लब, तो वहाँ हम बैठते हैं दोस्त। तो हुँ, मैं कल परसों गुज़रा उधर से जब राहदारी से, तो तकरीबन 20 नौजवान इकट्ठे मैंने देखे हुँ, हुँ, कि एक टोली की शक्ल में आए और वो सारे कैंटीन की तरफ मूव कर गए। हुँ, वहाँ से मैं रुक गया। मुझे फ़ील हुआ कि ये
यानी ये क्या करना चाह रहे हैं ना, मैं उनकी एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने देखा तो उन्होंने वहाँ से सिगरेट का एक पैकेट लिया, ठीक। कोई 20 लड़कों ने ना सिगरेट का एक पैकेट लिया, और वो सब ने एक एक सिगरेट उसमें से निकाला। उसमें मैंने बाकायदा गौर किया कि कोई इसमें ऐसा बच्चा भी है जिसने सिगरेट नहीं लिया। अच्छा। तो मुझे फील ये आई कि वो तकरीबन सब नहीं, यानी मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मेरे सामने जो मैंने देखा उसमें मुझे यही फील आई कि वो सब ने ही तकरीबन 20 या 18 बच्चे होंगे, तो उन्होंने सब ने एक एक सिगरेट निकाला और फिर वो उन्होंने इकट्ठे मिलकर सुलगाया, और अच्छा। सुलगा कर फिर ऐसे उन्होंने धुएं निकाले। और मैंने कोशिश भी की वीडियो बनाने की, लेकिन मैं बना नहीं सका। वो मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे प्राइवेसी में थोड़ी इंटरफेरेंस मुझे फील हुई, जी। तो वो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये फील आई कि ये बच्चे जो हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं। और ये एज ग्रुप जो है, एज ग्रुप वो फर्स्ट ईयर वाला लगा लें, यानी मैट्रिक वाला वही लगा लें, टीन एज, टीन 18, एज, हाँ 19, जी, 17, 16। वो 18। तो बच्चे जो मैंने देखे तकरीबन 15, 16, 17 साल के बच्चे थे। और क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं, सामने एग्जामिनेशन हॉल है, उसके कास्मो क्लब वाले गेट के सामने ना, लारस रोड वाले गेट पे, तो वो एन मुमकिन है कि बच्चे वो पेपर दे के आए हों और फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों। तो ये मोहसिन साहब बड़ा अलमिया है। और बच्चे नफ्सियाती उलझनों का शिकार होकर फिर आगे सिगरेट नोशी की तरफ जा रहे हैं। जी। और जैसे कहा जाता है कि सिगरेट जो है वो एक गेटवे है टुवर्ड्स एडिक्शन, जी जी तो वो इसी गेट से फिर वो एंटर हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि उन्हें सिगरेट मज़ा नहीं देता, जी। उन्हें दूसरे दोस्त के उकसाते हैं, कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा इंजॉय करना है तो आप इसके साथ ये भी ऐड करें। बिल्कुल। तो कोई ना कोई चीज़ वो साथ ऐड कर लेते हैं एडिक्शन वाली, जी। और फिर उसमें भी एक वक्त आता है सेचुरेशन आ जाती है, जी। तो वो चीज़ उनको बिल्कुल प्लेयर नहीं देती जी। और उनका बॉडी मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो वो आगे जाके उससे अगली कोई स्टेज नशे की ले लेते हैं, फिर अगली ले लेते हैं, अगली ले लेते हैं। सो मच सो कि एक वो वक्त आता है कि जहाँ पे वो बच्चे, वो क्या नाम है बच्चे का, मुस्तफ़ा, जो कराची में वाक़या हो गया, जी। हादसा हो गया, जी। और वो फहद, पता नहीं क्या मुस्तफ़ा उसका मुस्तफा नाम, आमिर और अरमगान अरमगान जी। केस। हरमगान केस, और वो हो गया और वो मर्डर तक हो गया, और वो उन्हें पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं और किस जुर्रत से। और एक लिसन विशन एक्चुअली सिर्फ बीमारी ये है, जिस फोरम से जी, हम अब ये जी, शो भी कर रहे हैं और जी, बातचीत जी, 7 से 9 भी हमारा होता है शो। जी, और एक्चुअली पर्पज़ ही ये है कि आवाम में आगाही जी, जो है वो हम फैलाएं, बताएं कि एक बीमारी है। जैसे भी आपने बड़ी अच्छी एक बात की ना कि इट्स अ गेटवे ड्रग। आप देखें सोशली इट्स एक्सेप्टेबल ना, तो जी, लोगों को ऐसा लगता है और घरों में भी उन्हें लगता है कि नहीं ये कोई बड़ा मसला नहीं है। जी, वेप या इलेक्ट्रिक सिगरेट की जो बात करें, या जो सिगरेट नोशी है ये, या जैसे शीशा के भी जगह जगह पे कैफर्स और जी, ये हैं जी, बच्चों जी, में, तो दे फील लाइक कि अच्छा ये तो कोई सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ है और ये कोई ऐसा है जिससे पर्सनैलिटी हमारी जो है वो और थोड़ा बिल्ड हो जाती है। ज़्यादा हम गैंगस्टर्स वाला एक बच्चों में शौक भी जी, होता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स भी रश कर रहे होते हैं। जी, अडल्ट भी वो जो एक काइंड ऑफ पर्सनालिटी में चेंजेस आती हैं उसे भी ऐसे वो ही, करते हैं। तो उसमें ये है कि पेरेंट्स जो हैं उनको ये लगता है कि ये फॉर टाइम बिंग है, जैसे बड़े होंगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब दिस इज़ समथिंग मिस्टेकन बिलीफ, एग्जैक्टली, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस ने तरक्की की है, गैजेट्स, पूरी दुनिया भी, मैं ही न्यूज़ पढ़ रही थी कुछ देर पहले, तो पूरी दुनिया की खबरें थी। तो वहाँ पे ये है कि कुछ नुकसानात भी हैं, नुकसानात पे हम कोई ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना कि लोग, बच्चे जो हैं वो शऊरी तौर पे इतने मजबूत नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, जी, उनके हाथों में गैजेट्स हैं, बस वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। कोई जी, ज़रूरत के टाइम पे बस उन्होंने कोई ख़ास चीज़ एक देखी और उसके बाद दोबारा से फिर वो सोशल मीडिया पे बिज़ी हो गए। बहुत अच्छी जो बात जैसे भी आपने की, जैसे कितना क्लैरिटी है इस बात में आपकी हनीफ अंजुम साहब, जी, कि वो गेटवे ड्रग यानी सिगरेट से शुरू होने के बाद किसी मौके पे ये सिगरेट भी तो किसी ने मशवरा ही दिया था। जी, उस हाँ, वक्त कोई बिल्कुल। उसमें उनका स्मोकर बनने का प्लान तो नहीं था, नहीं जी। था, तो सिगरेट पिया और फिर पहले टाइम टू टाइम, ऑफ एंड ऑन, वक्तन फ़वक्तन, और फिर किसी ने मशवरा दिया कि अच्छा ये भी ऐड कर लो। फिर बॉडी एक वक्त आता है कि जब उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का सामना होता है, क्योंकि 20% लोग तो फिर उसके एडिक्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर बॉडी उस नशे के केमिकल टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। जी। और फिर
मज़ा नहीं आता, प्लेयर जी मिलता जी नहीं है, तो फिर आप एक और सजेशन आपको मिलती है कि वो छोड़ो और ये करो, मोर इंटेंस या वो और ये दोनों करो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एग्जैक्टली आलू के साथ कभी शिमला मिर्च हम्म और हम्म कभी आलू के साथ गोभी। हम्म तो ये रेसिपीज़, हम्म और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंडल्ज होते होते पता भी नहीं चलता। हम्म कोई भी नशा इस्तेमाल करने वाला ये नहीं सोच रहा होता कि वो नशे का मरीज़ बनेगा, लेकिन पता चलते हुए भी अचानक से एक जो रूटीन वीकली बेसिस पे दोस्तों के साथ शुरू की होती है, अचानक स्केड्यूल उससे चेंज होके तो तलब बढ़ने लगती है, और फिर वक्तन फ़वक्तन से बात जो है वो अक्सर पर चली जाती है। जी जी मसलन साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाते हुए और इसी जनाब, मौजू के ये ऊपर वक्फे से भी आपने फ़ायदा उठाया था। जी जी। तो ये है कि हमने ना अपने स्कूल में एक बच्चे के बैग से एक पैकेट पकड़ा, अच्छा। जो कि बच्चा किस क्लास का था? 5 क्लास का। अच्छा। ओह हाँ, 5 क्लास का बच्चा था। और चूँकि हम फ्रीक्वेंटली बच्चों के यानी बैग्स की ऑलमोस्ट कोई 9 to 10 इयर्स ओल्ड हाँ, हम बच्चों के बैग्स की ना फ्रीक्वेंटली तलाशी लेते रहते हैं। अच्छा। हमारी टीचर्स तकरीबन डेली, ये ड्यूटी है उनकी कि जहाँ पे बाकी के काम करने हैं उनके बैग्स चेक ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया है बच्चों के बैग्स चेक करना। तो जब बैग चेक किया तो बच्चे के बैग से एक पैकेट मिला, और वो पैकेट इस टाइप का था कि जैसे कोई च्युगम का पैकेट होता है ना, च्युगम अच्छा। का हम्म। इस जी टाइप का, यानी रैपर जैसे होता है, या कुछ अंदर जैसे टॉफ़ी होती है, जी जी टॉफ़ी होती है, इस टाइप का पैकेट था। अब बचपन में हम सोन हलवा इस तरह के पैकेट्स में काफ़ी मिला करता था। जी। तो और या डीको टॉफी भी डीको, डीको हाँ, टॉफी बड़ी डीको। मजे की नहीं, होती ये आप यूं समझ लीजिए जैसे स्पारी होती है ना, जी स्पारी जी का जैसे पैकेट जी होता है, ठीक। छोटा होता है ना, ठीक। इसका थोड़ा सा बड़ा पैकेट समझ ठीक लीजिए, ठीक। स्पारी टाइप इसी तरह का रैपर था। जी ठीक तो वो जब टीचर ने पूछा कि ये क्या है, तो बच्चे ने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे है। तो वो खैर वो पकड़ के ऑफिस में ले आई। अब जब हम, वो 2 पैकेट थे, एक खुला हुआ था और एक बंद था, 2 पैकेट पकड़ेंगे। तो बच्चे को लाए और उसको खोला और देखा और चेक किया, और मैंने उसको चखा हम्म कि चखा? ये चखा, हाँ जी। वो उसमें थे छोटे छोटे पैकेट्स। ठीक। पैकेट्स वो इस तरह के थे जैसे टी बैग होता है ना, वो तो ज़रा जी बड़ा जी होता है। टी बैग का आप 1/4 कर लें ठीक या 1/3 कर लें आप, ठीक ठीक। तो उस तरह का टी बैग टाइप चीज़ थी। तो वो जब मैंने अपने मुंह में थोड़ा रखा, टेस्ट किया, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया था कोई ईटेबल चीज़ है ना। ठीक। उसके ऊपर मैंने पढ़ा भी, लेकिन वो पढ़ने से मुझे कुछ समझ नहीं आया ठीक। कि ये क्या बला है। ठीक। अच्छा, वो मुझे फील हुआ कि इट्स समथिंग लाइक टोबैको। अच्छा। हाँ, ये कुछ टोबैको की ही किस्म है। जी जी हाँ उसके बाद निकोटीन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स अब लॉन्च हो गई हैं हाँ, सर उसके बाद मैंने अपने एक टीचर को बुला लिया, तो उसने मुझे बताया कि सर ये कोई नस्वार की किस्म है, हम्म और ये जैसे वीलो। वीलो जी, वीलो हाँ, वीलो का वीलो। वो एक समझ लें छोटा वर्जन छोटा भाई है। छोटा भाई है। जी। तो चीलो वो हाँ, तो वो बच्चे से मैंने पूछा कि ये बेटे आपने कहाँ से लिया और कितने का लिया? तो वो मुझे पता चला कि वो 50 रुपए के 2 पैकेट थे बस अच्छा। बस। और मैंने कहा ये कहाँ से लिया आपने? तो उसने कहा कि इट्स ये अवेलेबल ऑन एवरी कैफे एवरी ये जो सिगरेट के खोखे नहीं, सिगरेट भी नहीं, हम्म उस बच्चे ने कहीं गोलियों टाफियों की दुकान से वो लिया था। पान की दुकान, वो लगा लें कि मोहल्ले में एक जैसे आम शॉप होती है जी ना, जी 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 यानी एक तो होता है कोई टोबैको शॉप है, जी जी जी। कोई जनरल स्टोर हाँ, जिसकी पहचान है कि यहाँ वो चीज़ें मिलती हैं। वो चीज़ें मिलती हैं लेकिन वहाँ उन्होंने पे। जनरल स्टोर से वहाँ लिया पे कोई बच्चा जाता भी है तो वो पहचाना जाता पता है, चल जाता है, पता चल नोटिस में जाता है आ- कि यार ये बच्चा कोई खतरनाक चीज़ हाँ, लेने जा हाँ, रहा है, कोई सिगरेट लेने जा रहा है, कोई वीलो टाइप चीज़ लेने जी। जा रहा है। लेकिन बच्चे ने, यानी ये मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे और शॉकिंग बात थी कि यार बच्चे की एक्सेस में ये इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, Easy accessible है इजी कि- एक्सेस है कि उस वो घर से निकला है, और घर से निकलने के बाद जो अवेलेबल स्टोर था उसमें से उसने जस्ट 50 रुपए के 2 पैकेट ले लिए हैं। जी जी तो मतलब इतना सस्ता है कि वो अपनी मीगर पॉकेट मनी से भी वो ख़रीद सकता है। उसको उसके लिए कोई 500 का नोट नहीं चाहिए, कोई 1000 रुपया नहीं चाहिए, वो चंद रुपयों के इव्स वो पैकेट ले रहा है। जी ठीक है, तो ये चीज़ ने मुझे बड़ा जिसे कहते हैं ना, Disappoint हुए आप। डिसअपॉइंट, बड़ा परेशान हुआ। और मैंने खैर इतला भी की उस दुकानदार की अपने करीबी पुलिस स्टेशन को, अच्छा। कि इसको चेक करें या कि ये हमारे इलाके में क्या बिक रहा है। तो मुहसिन साहब, ये इतनी इजी एक्सेस होना और इतना ज़्यादा अवेलेबल होना और इतना सस्ता सस्ता नशा जी, जी। अवेलेबल होना, जी।
ये मुआशरे को मैं समझता हूँ कि ये कहाँ पहुँचा रहा है। एक बिजनेस। और सर जी जी। दूसरी बात मुझे एक और बात ने बड़ा मुझे शॉक किया। हुँ, उसकी तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद हैं जी, कि मैं एक स्टॉप पे खड़ा था, मैंने कोई रिक्शा वगैरह या कोई वो लेनी थी, कैब लेनी थी। जी, तो ऐसे में खड़ा हुआ तो मैं देख रहा हूँ कि कोई 7-8 नौजवान जी, जिन्होंने एक ही जैसे यूनिफॉर्म टाइप पहना हुआ है और पीछे बैग पहने हुए हैं। ठीक, तो मैंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं और ये कौन है, थोड़ा कॉन्शियस हुआ मैं। जी, तो वो मैंने नोट किया कि वो वीलो उस पे लिखा हुआ था, पीछे वी लिखा हुआ था बैग पे। तो हुँ, उसकी वो मार्केटिंग कर रहे थे अच्छा। हुँ, मुख्तलिफ शॉप्स पे जाकर ना। जी, यानी 5-7 लड़के इकट्ठे मोटरसाइकिलों पे ग्रुप्स में, हुँ, यानी उसके ऊपर उनका कोई कमीशन होगा, कोई उनकी सैलरी होगी, जी जी। और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। हुँ, यानी इन चीज़ों की प्रमोशन भी बहुत हो रही है और सर। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट बन के जी, जी, जी। कई लोग एडमिशन लेते हैं इसलिए कि ताकि वो वहाँ इसकी मार्केटिंग कर सकें। और बाकायदा स्कूल, फ़ेल होते हैं यूनिवर्सिटी, मोहसिन साहब। कॉलेजेस। यू आर वेरी राइट। मैं एक स्टूडेंट को जानती थी जो कि क्लियर ही नहीं कर रहा था, बार-बार एक ही सेमेस्टर बड़ी जी, रिनाउंड यूनिवर्सिटी में और दूसरे सेमेस्टर में तो बाद में मुझे पता चला कि बल्कि वो पकड़ा गया, ही वाज़ इनटू ड्रग्स। ओके, तो ही वाज़ अ काइंड ऑफ जिसे डीलर कह ड्रग सकते हैं। पेडलर। एग्जैक्टली। तो उसमें फिर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये जो आप बात कर रहे हैं। जी, असल में ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि अभी वो लड़के थे जो कि प्रमोशन कर रहे थे। जी, तो किसी दौर में सिगरेट के इश्तिहार पे भी लोग बड़ा बुरा महसूस करते थे। सिगरेट को हाँ, आपको पता है टेबल पे नहीं मोहसिन साहब, जी, घर में छुप के पी जाती थी या छुपा के जो लोग रखते थे कवर करके। जी। अब देखें कि दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल। यानी जी, एशट्रे जो है वो एक बड़ी मायूब सी मायूब सम चीज़ थी। एग्जैक्टली। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है का स्लोगन जी। ज़्यादा सुनाई देता था। ज़्यादा सुनाई जी, देता जी, था, कोई जी, ड्रामा होता था उसमें अगर कोई सिगार या सिगरेट पी रहा है तो उसको ब्लर कर दिया जाता था। जी, अब तो ये सोशली इतनी एक्सेप्टेबल है कि बाकायदा मैंने देखा है बहुत से घरों में कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम्स में जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं हुँ, कॉर्नर में, जी, वहाँ पे साथ ही एक सिगरेट का पैक और लाइटर भी रखा होता है, नीचे एश ट्रे रखी होती है। वेरी सैड। अब ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम ये एक्चुअली जो मकसद है हमारा इस बातचीत का, वो आपको बिल्कुल भी परेशान करना नहीं है। मकसद हमारा ये है कि जिस चीज़ को हम बहुत ही नॉर्मल कंसिडर करते हैं और सोशली हमें लगता है कि दैट्स ओके, हो जाएंगे ठीक 6 माह बाद, साल बाद, जैसे जैसे बड़े होंगे। तो इन्हीं में से बहुत से बच्चे होते हैं फिर हमारे पास, क्योंकि वी आर वर्किंग विद एडिक्ट्स एज वेल, जो कि फिर क्योंकि प्रोग्रेसिव है, क्योंकि उनको फिर जब मज़ा नहीं आता तो वो जैसे अभी मोहसिन साहब ने कहा ना कि आलू के साथ कभी शिमला मिर्च और आलू के साथ कभी मटर और आलू के साथ कभी गोभी, तो इसी तरीके से सिगरेट के साथ फिर स्टिमुलेंट्स भी आ जाते हैं, सिगरेट्स के साथ कभी माइंड बेंडर्स भी आ जाते हैं, सिगरेट्स के साथ ही कभी फिर अल्कोहल भी आ जाती है। और उसमें फिर ये काम बढ़ता है क्योंकि नीड है ना जो बॉडी की, बॉडी हुँ। डिपेंडेंट हो जाती है, बॉडी में मेटाबॉलिक एरर आ जाता है, ज़रूरत बढ़ जाती है, बॉडी जो है उसको फिर हज़म नहीं कर पाती, रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं दे पाती। जो पेशेंट है, यानी हम तो अब उसको पेशेंट ही कहेंगे ना, जो बच्चा है आपका, वो वही पहले वाला रिज़ल्ट ही ढूँढने की कोशिश कर रहा होता है जो उसको कभी अपने दोस्तों में एक सिगरेट पीते हुए मिलता था। क्योंकि यादों में तो वो पहले दिन वाला मज़ा है ना, क्योंकि जी। पहली दफ़ा जब किसी ने इस्तेमाल किया तो उससे रिलैक्सेशन फ़ील हुई, वो हुँ, एकदम से तो नहीं एडिक्ट हुआ। हुँ, अभी जब हनीफ अंजुम साहब ने उसे टेस्ट किया हुँ। जी, तो मुझे मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया। अच्छा, वो आपने कहा ना कि फिर उसके बाद अब आप ये ना कहिएगा कि टेस्ट किया तो फिर इन्हें बड़ा मज़ा आया। अच्छा अच्छा, जब हम जी, हनीफ साहब फरमा रहे थे ना कि जी। मैंने उसे चखा क्योंकि वो ईटेबल था, हाँ, तो तो मैं मैं समझा कि फिर आँख कहीं और खुली। तो क्योंकि मैं होता ये है कि जब आपको कोई ऐसी एब्नॉर्मल चीज़ आप लेते हैं, जैसे जिनकी रूटीन होती है, वो एक खातून थी, तो वो एक ऐसे इलाके में ब्याही गईं, जी। जी, जहाँ हर तरफ मछली की ना स्मेल थी। स्मेल हुँ, आती। हुँ, हुँ। तो वो कहने लगी कि ये तो हर जगह, मैं यहाँ कैसे रहूँगी, ये तो हर तरफ स्मेल ही स्मेल है। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गुज़ारा करें। जी, अच्छा, तो 1 हफ्ते बाद वो दोबारा वो मेहमान उनकी तरफ आए, तो वो कहने लगी कि मेरे आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा। अब यहाँ स्मेल नहीं है। अच्छा मसद साहब, मैं एक चीज़ और भी जी, यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब भी कभी टीवी के सामने हम बैठते हैं, ड्रामास जी। लगे होते हैं, घर में चल रहे होते हैं, तो देखता हूँ मैं जी। कि शायद ही कोई ड्रामा ऐसा हो जिसमें ये सिगरेट नोशी और सिगार नोशी
और ये इतना धुआं निकालते हुए दिखाना, हम्म, क्या ये ज़रूरी है हमारे मीडिया के लिए भी कि हर चीज़ में इस चीज़ों को साथ ऐड करना? मिर्च मसाले के तौर पे ये, हाँ, यानी वो समझते हैं कि शायद यानी कि इससे ये कोई तो ट्रेंड को उल्टा, यानी जिसे कहना चाहिए कि हवा सोसाइटी, देने वाली बात हाँ, है। आबाद देने वाली सोसाइटी हम्म, का बेड़ा गर्क करने वाली बात है कि उनका ड्रामा तो ठीक है चल रहा है, लेकिन आगे उसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं कि लोगों में तो ये चीज़ ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पीपल विल बी तरगीब पाती है एक्लिमेटाइज्ड विद द सिचुएशन। क्योंकि वो ड्रामे का एक जो किरदार है, एक्चुअली उसी का एक और किरदार आप सोसाइटी के अंदर डेवलप भी कर रहे हैं। कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सोचों का को आप एक तरह से एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, हाँ, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो एंटी काउंसलिंग है, जैसे हम भी हनीफ अंजुम साहब यहाँ कई दफ़ा देखते हैं कि कितने पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं जिनकी दिन भर में कोई 6 साढ़े 6 घंटे की एजुकेशनल क्लासेस होती हैं, काउंसलिंग होती है। जी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सोसाइटी में ऐसे ही लोगों की एंटी काउंसलिंग होते होते ये नौबत आई होती जी है कि जी उनको जी रिहैब हाँ, सेंटर आना पड़ता है। जी, यस बिल्कुल। एग्जैक्टली। कि लाइफस्टाइल में जैसे जैसे अभी जो बातें हम कर रहे हैं, अब बहुत मुमकिन है कि हमारे जो साथी इस वक्त देख रहे हैं, उनके बच्चे, अल्लाह उनको हमेशा महफूज रखे, वो आमीन। इस वक्त महफूज हों, लेकिन इन बातों को समझ लेने से प्रिवेंशन में कितना कंट्रीब्यूशन आता है। हाँ जी, एग्जैक्टली और अगर मतलब मोहसिन साहब हम्म, महफूज हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम्म, मतलब पर्पस ही हमारा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक घर में भी आपको लगता है कि यू आर फेसिंग सेम सिचुएशन सेम डिफिकल्टीज तो उसमें मदद हो जाती है ना। बिल्कुल। और एक मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा एक मसला है ना हम सब इंसानों में, जी, वो ये है कि हम जब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं ना, तो हम पता है क्या सोचते हैं जी, जी। कि ये उसका मसला है, हाँ, हम्म। ये उसका मसला मेरे साथ थोड़ी है, मेरे हाँ, साथ वाला थोड़ी होना है, जी। ये उस किसी की बात हो रही है। उस वक्त हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा अपना जो उसमें उस मौजूद सोसाइटी के अंदर मौजूद होना है, जी जी। वो इट्सेल्फ जो है वो वल्नरेबल। हम भी वल्नरेबल हो सकते हैं। ये बातें आपसे चल रही हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में, और आपके साथ हमारी गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ेगी। हनीफ अंजुम साहब हमारे साथ हैं। मोहसिन साहब, एक पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर टाइम हो तो मैं जनाब, भी अर्ज़ कर दूँ उसके जनाब बाद? जी। अच्छा, उसमें मैं एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी है कि जो हम इलाज की तरफ तो जाते हैं, हम्म, चीज़ों की इलाज की तरफ तो चले जाते हैं। जी मसलन जब किसी का बच्चा बच्ची खुदा न खास्ता उसमें इंडल्ज हो गया, तो फिर उसका ट्रीटमेंट की तरफ तो होता है। लेकिन उससे जो पहले जब वो स्टेज पे जा रहा है, प्रिवेंशन की हम्म, जैसे आप हम्म, फरमा रहे हैं, जी जी तो हमारी सोसाइटी में ओवरऑल मैं देखता हूँ कि प्रिवेंशन पे काम नहीं होता। जी जी यानी हमारे जो डॉक्टर्स हजरात भी हैं, जी वो भी उनका, या हम देखते हैं मीडिया भी, तो फोकस होता है इलाज की तरफ। जी तो देखें, इलाज तो फिर इलाज है, जी जी। वो तो फिर करवाना ही वो तो फिर उसका इलाज तो फिर उसका है ही। है ही। हाँ लेकिन इलाज से जो पहले सिचुएशन डेवलप हुई है, जी और जो जहाँ से हमने बात स्टार्ट की, जब एक सिगरेट से बात शुरू हुई जी है, जी और जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है, तो वो, जब कोई नाला, जब कोई चश्मा स्टार्ट होता है, तो वो एक बेलचे से भी बंद हो जाता है। सही, लेकिन बिल्कुल जब वो बहता रहता है, कोई चश्मा, कोई पानी, तो फिर एक वक्त आता है कि आप उसको, वो फरमाते हैं कि हाथी पे चढ़ के भी क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ सही। असल में सर ये जो भी आपने बात की ना जी, कि प्रिवेंशन पे बात नहीं होती है। जी, पहले तो देखिए हम अब इसी वजह से हमने ये शोज़ भी अपने जी, जो हैं वो कंडक्ट करने शुरू किए जैसे लाइव जो आज फॉर इट हमारा जो एक शो है वो रोज़ाना शाम 7 से 9 साथ। बजे अब एक रेगुलर फीचर है। जी और इसी तरह हमारी जो वीडियोस हैं जो कि हर रोज़ बढ़ रही हैं, जी यानी ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इसके क्लिप्स जाते हैं, इसको मुख्तलिफ फॉरम्स पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जगह जगह, फिर एक दफ़ा नशर होने के बाद फिर उसके आगे जो क्लिप्स हैं। तो मकसद ये है कि जितने भी लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, क्योंकि नशे की बीमारी या ये जो इस तरह की इल्लतें हैं, साइकाट्रिक इलनेसेस जो है साइकेट्रिक इलनेसेस सोशल हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो। जी, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, जी इनकी रेशो तो बहुत ज़्यादा है जी और घर घर में है। जी ऐसे ही है। यानी सिर्फ पाकिस्तान ही की बात नहीं, दुनिया में आप आदादोशुमार निकाल के देखें जी तो आपको यानी ये लगेगा। जैसे पिछले दिनों मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया में 80% वो लोग हैं जिनको कभी ना कभी डिप्रेशन का सामना
रहता है, बाकायदा डिप्रेशन। जी जी ओके। ये स्ट्रेस की बात नहीं हो जी। रही, ये डिप्रेशन की बात हो और रही 46 जो है वो चाइल्ड डिप्रेशन का शिकार हैं, है। जी इट्स अ ह्यूज जी। रेशो। और जी 2030 में दुनिया में सबसे बड़ी जो कॉज ऑफ डेथ होगी वो डिप्रेशन है, जी कोई जी जिस्मानी बीमारी नहीं। जी अच्छा, डिप्रेशन गो के दिमाग भी जिस्म का हिस्सा है, लेकिन हम दिमाग के हवाले से कॉन्शियस नहीं है। हम गुर्दे में अगर हमें किडनी पेन होता है तो हम फ़ौरन सोचते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, किडनी में स्टोन तो नहीं है, हम्म जी। फैटी लिवर तो नहीं हो गया, तो अल्ट्रासाउंड। अच्छा, और कोई चीज़ होगी, हम फ़ौरन से उसको, पिछले दिनों ये कोरोना का सीज़न था तो हम सैचुरेशन के बड़े फ़िक्रमंद हो गए थे। हाँ जी। पर दिमाग पर का मुआयना कराना या दिमाग पर काम हम्म। करना या या इस हवाले, रवैयों के थ्रू या रवैये के जांचना थ्रू या असर क्यों, रवैयों करना। पे काम क्योंकि इससे करना। ये होता है ना कि अगर किसी को कहेंगे दिमाग का मुआयना कराएं तो वो समझेगा कि आप क्या समझते हैं, मेरा दिमाग खराब है। हाँ जी, एग्जैक्टली जी। असल में मैं आपकी बात का जी, सर वही जो जी। आप बात कर रहे थे ना प्रिवेंशन की, जी। उसके में मैं आपको यही अभी उसका आंसर भी देना चाह रही थी। जो हम हमारे फोरम से हम अक्सर ये बात करते हैं कि प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स भी, मैं बड़ी माजरत के साथ ये सब ऑन एयर ही बात करूँगी कि सच बोलते हुए बड़ा घबराते हैं। जी। यानी बहुत कम हैं हमारे पास, क्योंकि मोहसिन साहब एक्सपीरियंस करते हैं मेरे से ज़्यादा, इन्होंने तजर्बा भी है, एक्सपोजर भी है, कि ज़्यादातर जो बिगड़े हुए केसेस हैं वो डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स के ही आए होते हैं। अच्छा, बात होता ये है कि प्रेस्क्रिप्शन में जी जी। कई दफ़ा कोई डॉक्टर उस वक्ती ज़रूरत के तहत किसी को कोई एक ऐसी दवाई लिख देते हैं जी जो कि वक्ती तौर पे उसको, जैसे नींद के लिए जी। डॉक्टर ने तो लिखी 2-3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 जी। हफ्ते के लिए, जी। लेकिन मरीज़ ने भी तो अपना एक प्रेस्क्रिप्शन फिर जारी कर लेना होता है। हाँ, अच्छा, वो बंद ही नहीं होती वो सही प्रेस्क्रिप्शन, बात है। और उस मरीज़ ने दोबारा डॉक्टर से पूछना नहीं होता कि अब इसकी मुझे ज़रूरत जो बार-बार पड़ रही है जी। और ज़्यादा की पड़ रही है, तो बनेगा क्या? जी लिहाजा उस बारे में फिर उस ज़रूरत से वो बिल्कुल आरी होके तो वो उसी पहले दिन वाले इस्तेमाल की तलाश में रहते हैं कि शायद वही रिलैक्सेशन इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करने से पैदा होगी, जबकि आहिस्ता-आहिस्ता वो उसके एडिक्ट होते चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। ये ऐसे ही है जैसे कुछ लोग किसी शादी ब्याह पे फंक्शन पे जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर ने मना किया होता है ज़्यादा चीज़ें खाने से, तो वो मीठा खाने हाँ से, हाँ, खाने पीने से। वो खा भी लेते हैं और साथ गोली भी खा लेते हाँ हैं। हाँ हाँ तो वो कहते हैं गोली मेरी जेब च है। जी, हाँ जी, जी, ए जी। मैं करांगा गोली मेरी जेब च है। और बहुत सारे ऐसे लोगों का जो कि मिठाई खा के और इंसुलिन के यूनिट्स अपनी मर्जी से ज़्यादा लगा लेते हैं, हाँ। और लगा कुछ ज़्यादा लगाते इसलिए हैं कि इसके बाद ज़रा मीठा खा लेंगे खा हम। लेंगे। ले जी, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं तो गपशप का सिलसिला आगे बढ़ेगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ये है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, मोहसिन नवाज, और जहां जहाँ आरा। और हनीफ अंजुम साहब। और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइंस पर हमारे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही हैं? सर मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ लाहौर से। तबस्सुम लाहौर से शामिल हुई हैं। तबस्सुम, आप हमारे शोज़ देखती हैं, विलिंग वेज के प्रोग्राम्स देखती हैं? जी सर, मैं बाकायदगी से देखती हूँ, सर सदाकत के भी और आपके भी सर। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। सर हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके लिए कि आपकी वजह कि आप इतना अच्छा हमारे लिए प्लेटफ़ॉर्म लेकर आए हैं, जिधर से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तबस्सुम। तो आप शरीक हो रही हैं, तो क्या कोई सवाल आया ज़हन में जो कि आप इस वक्त पूछना चाहती हैं? जी सर, सवाल सर बच्चों से रिलेटेड है सर। एक्चुअली मेरे बच्चे 15 साल के हैं और 14 साल के। अच्छा। 15 साल का बेटा है, 14 साल की बेटी है। बस सर वो अपनी स्टडीज़ को लेकर उनको कैसे ज़िम्मेदार बनाया जाए कि वो खुद अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उसको ऑन करें और इतने शौक से खुद काम अपना करें कि हमें उसके लिए परेशानी ना हो। जैसे हाँ, मैं ज़्यादा परेशान हो रही होती हूँ और वो इतना परेशान नहीं हो रहे होते। यानी बच्चों की स्टडी के हवाले से बड़ा अहम सवाल है आपका कि आप परेशान होती हैं, हालांकि वो लोग पढ़ाई परेशान। जी सर। पढ़ने से उनका मुस्तकबिल बेहतर होना है, लेकिन हाँ जी सर, परेशान उनको ये वालिदैन होते कैसे हैं। समझाया जाए? हम्म, जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल जी सही। मोहसिन साहब। तो मैं ऐसा करता हूँ तबस्सुम कि ये सवाल आपका हम फोरम पे रखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे और हनीफ अंजुम साहब से भी उनका इनपुट लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप शो देखती रहिए और हमारे साथ ज़रूर आप शामिल हुआ करें। जी सर, इंशाल्लाह ताला सर। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर बस अच्छा सा जवाब, कुछ सॉल्यूशन दे दीजिएगा। यानी तसल्ली वाला। हाँ 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 जी सर, अच्छा सा। कि भई उन्हें उन्हें खुद फ़िक्र हो के उनके एग्ज़ाम्स हैं, उन्हें फ़िक्र हो के उनका रिज़ल्ट है, उन्हें फ़िक्र हो के उनको परफ़ॉर्म करना है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है।
मतलब हमने उनके अंदर ये एहसास जिम्मेदारी पैदा करना है, तो कैसे करें? जी सर। राइट। जी सर, और बिल्कुल अगर ऐसे ही। इनके करने का काम होगा तो फिर वो भी ये तैयार रहेंगे, कुछ इनके करने का काम भी है बीच में। जहाँ रात की बात आपने सुन ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। सर बट उनकी वो टीनेजर्स हैं ना, 15 और 14 साल के। हम्म। हुँ। तो उनके हिस्से का ठीक काम है। भी आपने उनके हिस्से का ज़्यादा काम आपने करना है, जो अभी आप आपको मैं डिटेल में थोड़ी देर बाद सर के बाद बताऊँगी। जी, मैम जहाँ रहा ये तो बहुत आसान हो जाएगा कि मैं खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट करूँगी और वो खुद भी करें, लेकिन तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। लेकिन आपने कंट्रीब्यूट उस हमारी पड़ोसन की तरह नहीं करना जो कि अपने बच्चों के सारे होमवर्क खुद किया करती थी। नहीं सर, अब वो बहुत बड़े हो गए हैं। अच्छा, इसीलिए तो इन्होंने आप बिल्कुल मोहसिन साहब ऐसे ही। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि वो बड़े हैं। जब जी मैंने कहा ना आप भी कंट्रीब्यूट करेंगी तो ये समझ रही हैं शायद कोई फिज़िकल ऐसी वाला मेरा जी होगा जी, सपोर्ट। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया तबस्सुम, हम डिस्कस करते हैं। जी सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, शुक्रिया सर, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हनीफ़ अंजुम साहब, पहले तो आप बताइए जी कि आप वो एक दफ़ा आप मुझे बता रहे थे कि कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी ईद भी आई थी जी कि जब 2 चॉइसेस थी। वो क्या वाक़या है? हाँ, वो 3 क्लास में मैं था, जी। तो वालिदा ने फरमाया कि ईद पे कपड़े अगर मिलेंगे, नए कपड़े, हुँ, तो फिर यूनिफ़ॉर्म नहीं है। हुँ, तो हुँ, एक ही चॉइस है, यानी या यूनिफ़ॉर्म मिल सकता है या ईद वाले कपड़े। हुँ, और स्कूल की तरफ से था कि यूनिफ़ॉर्म पहन के आना है। हुँ, ठीक। तो मैंने ऑप्ट किया कि आप मुझे यूनिफ़ॉर्म बना दें, ठीक। हुँ। तो मैं ईद वाले दिन वही पहन लूँगा। वाह! तो वो वाह जी वाह! क्या बात है। तो वालिदा ने यूनिफ़ॉर्म बनवा दिया और ईद वाले दिन मैंने वही पहन लिया। कितनी ठीक। खूबसूरत ये याद है बहुत मोहसिन तो खूबसूरत साहब, है। और कितनी हमारी एक खूबसूरत। हमसाई थी, फ़ातिमा फूफो कह लें, जी, हमारे हम उन्हें कहते थे। जी। तो वो आ गई हमारे घर, तो वो हँसने लग गई मुझे देख के। अच्छा, तो वो कहती हैं कि हनीफ, आज तू स्कूल वाले कपड़े पाए हुए ने ईद वाले दिन, अच्छा, तो ये क्या चक्कर है? ठीक। तो मैंने कहा ये नए हैं इसलिए पहने हुए हैं, हुँ। क्योंकि वो थे नए, जी, यानी जी, जी, जी। यूनिफॉर्म जी, ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म था। जी, जी। तो आई केप्ट ऑन वेयरिंग फॉर ऑल द डे, और आई एंजॉयड इट, और मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था कि मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो मतलब वो नया यूनिफ़ॉर्म नया था। यूनिफॉर्म, तो वो कोई ईद, मामूली बात नहीं थी। मामूली हाँ, बात तो नहीं वो थी। सारा दिन ईद वाला दिन जो था वो मैंने यूनिफॉर्म में ही गुजारा। वो सो यूनिफ़ॉर्मिटी में आपने क्यूट। गुज़ारा। हाँ, अच्छा, एक ये बड़ा अच्छा तबस्सुम ने सवाल किया और मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, जी, जी। मोहसिन साहब। जी, जी, जी। अच्छा, इसमें 3 पहलू हैं, हुँ। जिसके तरफ मैं जी। इशारा करूँगा। एक तो पहलू ये, यानी मैं अगर अपने साथ देखूँ तो मेरे साथ ये 3 मामलात थे जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। एक तो ये है कि बच्चा इमेजिन करे, हुँ, उसका इमेजिनेशन बने। वो किस वजह से बनता है, कैसे बनता है, उसकी तो एक लंबी फिर होगी, बात हो जाएगी। लेकिन मैं एक कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज़ दिस, कि बच्चे को स्टोरी के ज़रिए, किसी कहानी के ज़रिए, किसी आइडियल के ज़रिए कोई ना कोई वालिदैन को हेल्प करना चाहिए कि बच्चा इमेजिन करे और बच्चा सोचे। क्योंकि इंसान के पास जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो उसका तख़य्युल ही है। वो जैसे कीट्स ने भी कहा है कि इमेजिनेशन इज़ ग्रेटर दैन रियलिटी। रियलिटी से वो बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। जो इंसान इमेजिन करता है वो इंसान काम भी करता है। और जैसे इससे पहले भी बात हो रही थी, तो हम यही कह रहे थे कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड होता है, बच्चा बिज़ी रहता है, बच्चा इंगेज है। उसको इंगेज नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए घर में कि बच्चा बैठकर सोचे और उस चीज़ के बारे में सोचे कि जो उसने बनना है, नंबर 1। नंबर 2, स्कूल के अंदर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे जो टीचर थे, क्लास 3 का मुझे याद है कि उन्होंने ऐसा हमारे अंदर एक बीज बोया जी। क्लास में कि ख़ास तौर पे मुझे अपना याद है कि मैं बन गया मॉनिटर, ठीक, और मॉनिटर बन गया और मुझे दे दी उन्होंने अलमारी की चाबी, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे पास अलमारी की चाबी है जी। और उसके अंदर रजिस्टर है, चीज़ें हैं, जग है, उस ग्लास दौर में है, तो वो चौधरी होता था ना, जो चौधरी होता था। जिसकी वो टीचर के हाँ, साथ डायरेक्ट और कोई। मेरी ज़िम्मेदारी होती थी कि जो ही मास्टर साहब आकर तशरीफ़ रखें, उनके आने से पहले पहले जग गिलास धोकर पानी का, हुँ, स्टील का जग भरकर नलके से वो टेबल पे रखना है। और कोई भी काम टीचर का है तो वो करीब रहना है और मैंने रहना है, अलर्ट रहना है कि वो मुझे बुलाएंगे और मैं जाऊंगा और मैं काम करूंगा।
तो ये जो जिम्मेदारी और मुझे खुशी होती थी इतनी ज़्यादा जी। कि वो मेरी तरफ तवज्जो देते थे। सही। अच्छा, दूसरा आगे तीसरा पहलू जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो वालिदैन का पार्ट है कि यकीन करें मोहसिन साहब, मैंने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, नहीं अच्छे आए हैं, मेरी वालदा मोहतरमा ने हमेशा ही मुझे इनकरेज किया है सही। और हमेशा ही वो खुश हुई हैं। अगर मैंने थोड़ा सा भी काम किया ना, वो इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी कि वो मेरा दिल करता था कि मैं ये काम और ज़्यादा करूं। आजकल मैं ये देखता हूं कि माएँ परेशान बहुत हैं और वो जो परेशानी है अपनी, उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो आता है वो बच्चे पे आता है। जी। जब माँ वरीड होती है तो बच्चा भी वरीड होता है। जी। बच्चा जब माँ बाप की शक्ल देखता है, उनका फेस देखता है, तो वो देखता है वो उदास हैं, वो परेशान हैं, वो टेंशन में है। तो बच्चे के ऊपर भी वो टेंशन, वो परेशानी आती है, ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट होती है। जी। और जो परेशान ज़हन होता है ना, जी। वो फिर पढ़ नहीं पाता। जी। वो फिर जो है ना अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कभी कोई हरकत करता है, कभी कुछ करता है, कभी कोई तवज्जो हासिल करने के लिए करता है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं कर पाता। तो अगर हम उन्हें खुशी दे दें घर के अंदर और उनको नाकामी का जो एक ताना देते हैं उससे निकाल दें और ये एक उनको अश्योर कर दें कि बेटे आप कामयाब ही हैं और आप कामयाब ही रहेंगे, आप बाकी इसकी फ़िक्र छोड़ दें। तो वो बच्चा जब इस लोड से, इस बोझ से बाहर निकलेगा ना, तो यकीनन वो बच्चा खुश होकर अपने काम की तरफ तवज्जो देगा। और चौथी बात भी साथ में ऐड करता चलूँ, जनाब। वो है कंपनी। बच्चे की कंपनी, बच्चे के दोस्त कैसे हैं, वो मिलता किन लोगों से है, ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। आजकल तो ये कंपनी, इस कंपनी का तो ख्याल बहुत कम रखा जाता है, बल्कि कंपनी बनाने के ख्यालात बगैर मेहनत किए रातों रात हाँ, वो ज़्यादा हैं। जी, वो दैट्स ज़्यादा है। वेरी गुड, जी। दैट्स वेरी कॉमन। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी तबस्सुम साहिबा के जो जी, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया कि जैसे इन्होंने फ़िक्र का इजहार किया ना कि और ग्रोन अप हैं और उनकी जो स्टडीज़ हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो आखिर उनको फ़िक्र होनी चाहिए, तो हाँ। मुझे फ़िक्र क्यों है? हाँ, तो और देखिए, वो फ़िक्र क्यों नहीं करते, वो फ़िक्र करें। वो फ़िक्र क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप फ़िक्र करेंगी तो वो क्यों फ़िक्र करेंगे? देखिए ना, उनके हिस्से का काम तो आप कर रही हैं। तो जब उनके हिस्से का काम हो रहा है, यानी ज़िम्मेदारी आपने ले ली है, उन्हें कोई ज़िम्मेदारी दी नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर तो वो उन्हें कोई एहसास नहीं है ना कि आप किस तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता से ज़िम्मेदारियाँ देना शुरू करें। जैसे अभी सर बात कह रहे थे ना कि मेरी एक्साइटमेंट ही और होती थी क्योंकि टीचर ने ज़िम्मेदारी दी हुई थी, इसी तरीके से घर में पेरेंट्स ने भी ज़िम्मेदारी दी होती है। मगर एक होता है ज़िम्मेदारी ले लेना और ये सोच बच्चे को देना कि इनसे होगा ही नहीं। जी, इधर दो मैं करती हूँ, इधर दे दो मैं, मैं बैठूँगी तो तैयारी होगी तुमसे। जब मैं बैठूँ तो पढ़ना मैं किचन। अक्सर माएँ मैंने मोहसिन साहब देखी हैं कि वो बच्चों के एग्ज़ाम्स पे इतनी पैनिक हुई होती हैं कि ना वो कोई कॉल लेती हैं, ना वो कहीं जाती हैं, ना जी। किसी को आने देती हैं और वो कहती हैं कि बच्चों के क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, जी। तो उसके बाद फिर जो है वो ज़िंदगी हमारी भी ख़त्म हो जानी है। तो जी। दिस इज़ टोटली रॉन्ग एटीट्यूड। बात ये है कि बच्चों के अगर आपने 8th के पेपर हैं, 9th के, 7th के, अगर अब आपको लगता है कि ये वो टाइम है कि हम साथ देंगे, आगे खुद करेंगे, तो आगे बिल्कुल नहीं खुद करेंगे। जी, असल में बच्चों को इंडिपेंडेंट करने का जो टाइम है वो 3 साल में है, बल्कि 2 साल में है। और आप उनको आहिस्ता आहिस्ता से ज़िम्मेदारी भी दें, घरेलू काम काज में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, इम्तिहान की भी, रिज़ल्ट्स की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर डालें कि रिज़ल्ट्स लेना उनकी ज़िम्मेदारी है। आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि जैसे सर ने कहा कि बस खुशी दें उनको, इत्मीनान दें, अपने हिस्से का बोझ ना डालें, खाने पीने का ख्याल रखें। ज़िम्मेदारियाँ और बहुत सी हैं जो पेरेंट्स पूरी करते हैं। तो जो रोल रिवर्स हो जाते हैं ना, वहाँ पे मसाइल बढ़ जाते हैं। जिसका जो रोल है वो उसको दें। आपका जो रोल है आप अपने रोल में रहें। तो आज से पहला काम तो ये करें कि आप बच्चों को बता दें कि इतने बजे सोना है आपने और उससे पहले होमवर्क भी मुकम्मल होना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। बस आप ये फ़र्ज़ है जो अपना अदा कर दें, यानी आप उनको सौंप दें ज़िम्मेदारियाँ। उसके बाद फ़ीडबैक भी ज़रूर लें। यानी अब इतनी इमीडिएटली अगर आप ज़िम्मेदारियाँ लेंगी तो ऑब्वियसली जिन बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ आपने ली हुई हैं, तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स रिज़ल्ट हो सकता है ना आए। वैसे बहुत अच्छे आते भी हैं, बच्चे फ़ौरन से लेते हैं। तो उसमें ये कि फ़ीडबैक लें, बच्चों से पूछें कि क्या काम हो गया। स्कूल से भी मैं फ़ीडबैक लूँगी, मैं रिज़ल्ट भी देखूँगी, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप डेडिकेट करते हैं काम को, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। जहाँ रहे साहिबा मैं थोड़ा सा जी। इजाज़त लूँगा जी।
कि ये जो मैं हम कहने लगा था कि नहीं अभी आप बैठे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि नाराज हो गए कि ये तो बिल्कुल ही, बस मैं इजाजत दूं और मैं जाऊं इजाजत के साथ ही बात करता हूँ। जी जी, हाँ, मतलब करते भी जरूर है मगर इजाजत के इजाजत साथ, ठीक। ले लेता हूँ। अच्छा, उसमें मैंने ये देखा है कि वालिदैन एक साइकोलॉजिकली घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो मैंने जी महसूस किया है, कि बच्चे को हर कदम पे ये एहसास दिलाते हैं कि जैसे उनका पढ़ना हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हाँ जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि वो अगर पढ़ते हैं तो हमारे समझ लें कि हमारी किस्मत बदल गई है जी कि जी बच्चे ने पढ़ लिया है। जी उसको ये एहसास हम नहीं दिला पाते वालिदैन कि ये उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, जी 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 उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कामयाबियाँ मिलने वाली हैं पढ़ाई की वजह से, जी जी और ये उसकी लाइफ है। जी तो वो चीज़ जो है ना, एक इसको टेबल टर्न करने वाली बात है। जी वो जो अपने ऊपर लिया हुआ है वो सारा उधर शिफ्ट करना है। अच्छा, दूसरा एक और मोहसिन साहब, जी आजकल बच्चों के अंदर ना बड़ी चीज़ आई है, जी ये भी मैं इस पे भी गुजारिश करूँगा ये जी कि एक हवा चली है जी कि पढ़ाई का फ़ायदा कोई नहीं, जी हाँ ये छड्डो ऐसे परां हाँ, जी। वो बिल गेट्स ने काम खराब किया है। वो बिल गेट्स ने चूंकि मैट्रिक में कामयाब ना हो कुछ ऐसा ही है ना शायद। जी जी अच्छा, मैंने इस कहा तरह बिल के बड़े स्लोगन ना जी कई यूट्यूबर्स और कई बच्चे लड़के लड़कियां कहते हैं, ओ जी मैं छੱਡ दी थी पढ़ाई, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, यूट्यूब बना लिया, चैनल। एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत हाँ, हाँ, वो जी एंटरप्रेन्योर बन गया, वो हाँ 7वीं क्लास के बाद ही बन गया, कोई 8वीं में बन गया, कोई उससे ना एक हवा चली है कि शायद इल्म की, किताबों की, पढ़ने डिग्रियों की, की डिग्रियों की कोई कोई अहमियत वैल्यू नहीं नहीं, रही। हाँ हाँ अच्छा और सॉरी जी मोहसिन साहब, एक और पॉइंट में जनाब मेरे जहन से ना निकल जाए, जी क्योंकि जी आज जी मौका मिला हुआ है ना, तो मैं अब जी जी मौका मौका शनास तो आप बहुत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहसिन साहब ने मौका बस दे ही दिया आज जी हमको। जी 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 मौका ओ मिल मैंने गया आपके मुझे। आने से पहले इनको जहाँ रखो ये मुतनब्बे किया था। जी हाँ मैंने कहा कि जो मेहमान हैं जी हाँ वो आज अब देखिएगा कि आज हमें उसमें उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना बोलता है, इतना हाँ ज़्यादा उनका मुशाहिदा वसी है। जी जी तो आप प्लीज़ वो बात अच्छा, मैं जी वो अर्ज करूंगा कि आजकल आपने एक ट्रेंड देखा होगा बच्चों के किताबें और कापियां फाड़ने का। आप जब ये इनके पेपर्स ख़त्म होते हैं जी बच्चों के, जी तो चूँकि मेरा तो रोज़ाना वास्ता पड़ता है, जी एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर से मैं गुज़रता हूँ, ये जो लारेंस रोड पे है, जी तो यकीन करें इतने कागज़ बिखरे पड़े होते हैं कि वो कापियाँ और किताबें ना फाड़ फाड़ कर पर्चियाँ वो फेंक रहे होते हैं, और मोटरसाइकिल पे जाते हुए वो पीछे फेंकते जा रहे होते हैं, ऐसे पर्चियाँ फेंकते जा रहे। ये मैं समझता हूँ कि एक इल्म दुश्मनी का, किताब हाँ दुश्मनी हाँ का एक बहुत ही बड़ा एक इंडिकेटर है। अच्छा आप ये देखिए कि आपने ये दोनों अदवार देखे, यानी आपने वो दौर भी देखा कि जब कुछ ऐसे ख़ास कलिमात को ज़मीन से उठाकर ऊंची जगह पे रखने वाला रखने भी का, एक दौर। और हाँ और दूसरा ये कि हमने खुद ये किया हम्म। कि अपनी किताबों को संभाल कर हर साल तरतीब से रखने का। और आगे किसी के और सेकंड हैंड किताबें खरीदने का भी होता हाँ, जी था जी सेकंड हैंड खरीदते भी थे, और देते भी थे किसी देते को। भी थे, और अगर नहीं देते थे तो उनको संभाल कर तरतीब से करके जिल्द करके अच्छी तरह, जरूरतमंद को भी दे देते थे हाँ, ना, दे भी किसी को देते अपने से थे, और जूनियर अपनी को। किताबें संभाल के भी रखते थे, और अपनी घर में लाइब्रेरी बनाते चले जाते थे कि 3 क्लास की किताबें हैं, 4, और कभी कभी पुरानी किताबों को निकाल कर खोल कर देखना, अपने टीचर के साइन देखना, डेट देखना, बड़ा अच्छा लगता था। तो ये देखें, ये कल्चर सारा ख़त्म हो गया है, और अब एक इल्म दुश्मनी, किताब दुश्मनी की तरफ हमारी न्यू जनरेशन को, मुझे फ़ील होता है कि शायद कोई ऐसे नफसियाती मामलात हुए हैं कि जी कोई फ़ायदा नहीं, छड्डो परां जी, ये कर लो वो कर लो, जी तो वो बच्चे दूर होते जा रहे हैं। ये जो जिम्मेदारी का उनसे उठ जाना है, इरिस्पॉन्सिबल बनना, ये बहुत बड़ा मसला है। यानी कि जैसे क्योंकि वही बात जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि फोकस अगर आपका विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, तसव्वुरात, कोई फ़लसफ़ा हयात, कोई ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, ये सारा कुछ इस तरफ गौर व फिक्र वाला तो पहलू ही कोई नहीं ना, ख़त्म हो गया। बस एंटरटेनमेंट है, अच्छा मुज़िम बेचैनियाँ साहब, हैं। जी बेचैनी आप ये भी देखिए कि हमारे दौर में जब हमारा शनाख्ती कार्ड बनना था, वैसे ये इजाज़त आपने नहीं ली बताने की, चले
इजाजत के बगैर ही। अच्छा मोहसिन साहब, जी अच्छा मैं तो आज बीच में ऐसे बैठी हूँ, मतलब जब दोनों मैडम अदवार बहुत की शुक्रिया आप तशरीफ लाई। अच्छा दोनों अदवार की गुफ्तगू जब होती है ना, हमारा दौर ऐसा था, हमारा दौर ऐसा था। सर प्लीज आप कंटिन्यू, जी। आपका दौर आप बता रहे थे। शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती शनाख्ती कार्ड, जी हम लोग अपना शनाख्ती कार्ड खुद बनवाते थे, डोमिसाइल खुद बनवाते थे। जी जी अच्छा, अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, कभी किसी ऐसे ऑफिस में जाना हो तो जवान बच्चा होगा, 20 साल का, 18 साल का बच्चा, ऊंचा लंबा जवान, 6 फुट का, और उसके वालिद ने उसके फार्म पकड़े हुए हैं, वो कहीं से मोहर लगवा रहा है, कहीं पे एंट्री करवा रहा है, वो ये कहता आपने आपने तो मैंने इससे ज़्यादा एडवांस वालिद को भी देखा है। जी उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो बेटे का शनाख्ती कार्ड बनाना है तो फॉर्म जमा करवा देना। जी यानी उन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए जी जी जी। मुतलका ऑफिस में फ़ोन किया। हाँ, वो तो साथ पूरा, यानी वो ऐसे समझते हैं कि ये बच्चा शायद किसी ऑफिस में जाकर फॉर्म भी सबमिट नहीं करवा हाँ सकता। हाँ, यानी वो देखिए ये फिर अगेन जी देखिए जी ये फिर पेरेंट्स की साइड की प्रॉब्लम है ना। जी यानी माँ बाप जो हैं वो बच्चों को जिम्मेदारी दे नहीं रहे हैं, जी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, और किस लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये हमारी जिम्मेदारी है, शायद ये कर नहीं पाएगा, माहौल और ये सब चीज़ें। जबकि अच्छा लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा है पेरेंट जी चाइल्ड में। हम्म। अब बातचीत जैसे आपके ही दौर की मैं बात ले लूँ जी जी दोबारा जी। सर। वो पुराने ज़माने में तो ये आपने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है ना, जी जी, पर हनीफ अंजुम साहब ने तो वो मैं देखा है। इन्हीं के दौर की बात मैं तो हूँ ही पुराने ज़माने का। सर आप लकी इनफ कि आपने वो भी दौर देखा और ये दौर भी देखा, जी तो जी हमें देखें दोनों दौर से तजर्बे की वो मिल रहा है ना। जी अच्छा मैं कह रही थी आप ही के दौर की बात करें तो माँ बाप जो हैं वो उनके पास टाइम भी होता था, बातचीत बहुत होती थी, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी उनकी। जी तो आपका जो दौर है तो उसमें शायद माँ बाप ये समझते हैं कि शायद फाइनेंशियली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू द हमारा जो इकोनॉमिकल भी ज़रा थोड़ा चेंजेस आई हैं बहुत ज़्यादा, जी तो उसमें उनको लगता है शायद ये है मेन जिम्मेदारी, जी ज़रूरियात पूरी करना जो कि बेतहाशा हैं और रोज़ बरोज़ बढ़ती हैं, ये है हमारी जिम्मेदारी। और कम्युनिकेशन जी ये कहीं बहुत पीछे रह गई है। अब हम्म जहाँ पे कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी, जी वो किसी भी दौर में अगर आप देखें जिन घरों में, यानी ऐसा नहीं है कि उस दौर में प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, प्रॉब्लम्स तब भी बहुत होते बहुत थे। होते यानी मोबाइल नहीं होता था तो मोहसिन साहब पीटीसीएल था, तो अच्छा पीटीसीएल के बाद क्या आपके दौर में पीटीसीएल भी नहीं था मोहसिन पीटीसीएल भी नहीं था साहब? हमारे दौर, मोहसिन साहब के दौर में था, मेरे दौर में तो नहीं था। मोहसिन साहब कहीं ऐसा नहीं तो नहीं है वो नहीं ग्लासेस नहीं, के साथ वैसे स्ट्रिंग वैसे ये तो बांध मुझे याद है कि मेरी कोई तकरीबन एज ना 12-13 साल थी, तो हमारे उस गली में सिर्फ एक घर में फ़ोन था जी पीटीसीएल। तो वालिद साहब ने अगर कभी ऑफिस से वो लेट होते थे ना, हम्म। तो उनके चाचा सदीक के घर फ़ोन करके इतला देते थे कि आज मैं लेट आऊँगा। मोहसिन साहब हमारे जिस एरिया में मैं थी ना वहाँ पे टोटल 3 फ़ोन थे, अच्छा और अभी तक जो मुझे याद है हमारा फ़ोन नंबर पीटीसीएल का जो है वो 3 था। अच्छा, वो 3 था, लेकिन अब आपके पास 2 फ़ोन है अब 2 फ़ोन है, बिल्कुल इस देखें, वक्त। बिल्कुल ये देखें 2 तो फ़ोन है। तो इन फ़ोन्स पे तो टोटल घर मैसेज में मिला के कुछ 6, हाँ मैसेजेस बहुत आए हुए हैं। जी इससे पहले कि हनीफ साहब फिर फिर इजाज़त शुरू हो लें, जाए। नहीं 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 आप नहीं आपने नहीं तो आज नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ये नहीं। अब जहाँ आपने अब आपने 4 अब आपने कमेंट्स नहीं पढ़ने, पहले इनसे कोई और बात सुनते सर हैं। आप अब हौसला इजाज़त अफजाई की। लेके नहीं आप कमेंट्स के ऊपर भी तो आप करेंगे ना हाँ तबसरा। कमेंट पे अभी कमेंट। अभी हाँ जो कोई आएगा, फिर पॉइंट आएगा तो बात कर लेंगे। ज़रूर। नहीं, हनीफ अंजुम अब साहब उन्होंने भी मुझसे हाँ, विड्रॉ कर इजाज़त दे दी है मैंने। इजाज़त हाँ दी। इजाज़त दी है। अच्छा जी, तो कमेंट्स असल में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जी तो जी आपको पता है जो व्यूवर्स देख रहे होते हैं ना, तो हाँ, हमने वो उनको फिर भी शामिल करना शामिल होता है। करना होता है, ज़रूरी है। आज तो बड़े ज़ोरों शोर से वैस मीर साहब के हाथ में शायद मोबाइल था। अच्छा उन्होंने कोई 6-7 आगे पीछे कमेंट्स करके लास्ट में लिखा है मेरी भी हाज़िरी लगा लें, आप इजाज़त चाहूँगा, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है। वाह ये जी लास्ट वाह, कमेंट वाह। है। अवैस मीर साहब जिंदाबाद। आपने तो जो है ना सराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है, पर यहाँ तो अवैस मीर जाग गया है। जाग गया जी बिल्कुल। कह रहे हैं कि जी क्या हम फ़लस्तीन के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कोई बात या चंद सेकंड्स की खामोशी भी इख्तियार कर सकते हैं? इस बारे में क्या ख़्याल है आप सबका? ये मेरे लिए तो खामोशी वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन यकजहती तो है ही ना। और ये किन का कमेंट है? अवैस मीर का। अवैस मीर साहब। देखिए, फ़लस्तीन या दुनिया का कोई भी ऐसा ऐसा ख़ित्ता इलाका जहाँ किसी के साथ भी कोई जुल्म या ज़्यादती होती है, पूरी दुनिया में जितने इंसान बसते हैं वो उन सब के लिए तकलीफ़ देह है। जी। और यानी कि कहीं भी कुछ हो, ये मेरे घर पे आँच आती है। हुँ, तमाम शहर मेरे बामो दर का हिस्सा है। तो हुँ, अपने आप को हम, यानी कि जैसे अभी आपने सिर्फ फ़लस्तीन की बात की, तो वो तकलीफ़ तो ज़ाहिर है हम सब की है ही।
लेकिन वैसे अगर आप देखें तो अगर आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल के देखें तो जितना हर दौर में इंसान के साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं, कभी मज़हब के नाम पर, कभी ये सारा कुछ वही है कि हुँ, जिसमें किसी एक को कोई दूसरा ग्रोह दबाने की या यस। जुल्म ज़्यादती की कोशिश और बहुत करता है। दुःख और की बहुत बात दो है, और बहुत दुःख। ऐसी-ऐसी वीडियोज़, ऐसे-ऐसी हाँ, चीज़ें जो कि बहुत वेरी तकलीफ़ देती हैं। अनफॉर्च्यूनेट एज़ वेल। अच्छा, अब इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, वो जो जिस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जी। वो ये है कि जो हमारा दायरा इख्तियार है, हुँ, वो क्या है? दायरा इख्तियार में अपना कोई बेहतरीन रोल अदा करना। हम लोग इस वजह से भी कुछ हमारी जो तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट रही ना, हुँ, कि हम अपने दायरा इख्तियार से निकल के, यानी जो मुझे अपनी नेशन के लिए और फिर अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली के लिए और अपने घर के लिए जो करना था, वो भूल के तो मैं किसी बहुत दूर दराज के मसले के बारे में फ़िक्रमंद होके हम कई दफ़ा सड़कों पर आ जाते हैं। हुँ, हुँ, अब इसमें तो कोई शक ही नहीं कि दुनिया में बहुत सारे मसाले मुख्तलिफ़ जगहों पे हो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ दह बात है। बिल्कुल। पर उसमें हमारा जो रोल है, वो अपने दायरा इख्तियार को समझ कर कंट्रीब्यूट करने का है। एग्जैक्टली आपने बड़ी अच्छी बात की मोहसिन साहब। इसी तरह जैसे बहुत सारी वीडियोस देखिए, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि इक्वली बड़ी पेनफुल होती हैं। हुँ, हुँ। एक तो जो फ़लस्तीन में हो रहा है, दैट्स रियली वेरी और ये अनफॉर्चुनेट। बचपन से हम सुन रहे जी हैं। बिल्कुल, और बड़ा जी। पेनफुल है। हुँ, मगर दूसरा जो सलूक हम अपने ही हमवतनों के साथ, शहरियों के साथ करते हैं, जी। जैसे बाइकॉट, जैसे रोड का जैसे ब्लॉक करना, कोई प्रोटेस्ट करना, उसमें टायर टायर जलाओ जलाना, घेराव वाला जो टायर होता है। जलाना। हाँ। टायर तो चलें सर, एक उसके साथ जो गाड़ियों की तोड़-फोड़ होना शुरू हो जाती है, गाड़ी जलाने की होती है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें किसी बहुत छोटे से किसी का वो जो काइंड ऑफ स्टोर था, जी। उसमें बल्क में उन्होंने कुछ अपनी प्रोडक्ट रखी हुई थी जिनको बाहर निकाल के वो डैमेज और डिस्ट्रॉय कर रहे थे और आग लगा दी। तो इसमें ये थोड़ा-सा जज़्बातीपन से भी निकलने की ज़रूरत है कि बेसिकली वो जिसका भी था उसने वो पे करके पे करके। इन्वेस्ट की, अपनी इन्वेस्टमेंट थी उसकी। हाँ। और उस इन्वेस्टमेंट वो में यहूदियों का तो नहीं है ना, हाँ, वो आप तो अपनी थोड़ा-सा अगर हम इस जज़्बातियत से निकल के ये सोचें कि हमने डायरेक्टली जो है, इनडायरेक्टली आप किसी को फ़ायदा देना चाह रहे हैं, मगर डायरेक्टली आप अपने किसी ही लव्ड वन को, अपने शहरी को, जिसकी हो सकता है कोई जमा पूंजी हो सकता है ऐसे उसके ही है। कितने ही फैमिलीज़ के ख्वाब भी हों, आप उनको तकलीफ़ देते हैं। तो थोड़ा इसमें भी सोचने की ज़रूरत है। यानी लॉजिकल आगे बढ़ के लॉजिकल होने की ज़रूरत है हाँ। ना जी, इसमें। जी। जी, रैशनल अप्रोच की ज़रूरत है। आप हाँ। सोचें बेसिकली कि ऐसे तो पूरी दुनिया, देखिए हम जिस कैमरा से आपके पास जा रहे हैं इस टाइम पे, जिस सेल फोन का यूज़ कर रहे हैं, जिस गाड़ी पे बैठ के आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क की कंट्रीब्यूशन है उसमें। अगर हम ऐसा सोचें मोहसिन साहब, तो आखिर में हमारे पास तो दो चार ही फिर बिल्कुल आप सही कह चीज़ें रही हैं कि चीज़ें हमारे बकौल बचे बकौल शख्स से मंजी बचेगी पीछे। या एक जी, मसवाक पे जी। लोटा। तो असल बात ये जो मेरी समझ में आती है ना, मैं कई दफ़ा मेरे फ़ेसबुक पे कोई किसी चीज़ का कोई वीडियो पर या उस पर बहुत ज़्यादा जब कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, हम्म, तो उसमें लाज़मी कोई ना कोई इस तरह के कमेंट्स भी आते जी, हैं जी, कि जिसमें वो कहते हैं कि इस बारे में आपने क्या कहा या क्या किया। जी, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जहाँ आपका यानी जो सर्कल ऑफ कंसर्न है जिस पे कि आप कुछ कर सकते हैं ना, जी, पहले उसको संवार लेते हैं, जी। फिर जब इख्तियार बढ़ जाएगा तो बाकी जगहों पे भी ठीक कर लेंगे। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। जी, बहुत अच्छा अच्छी बात। मोहसिन साहब, अब आगे हैं जी अदनान गफूर, हुँ, हुँ। कह रहे हैं जी सुपर्ब। फ़याज़ अली कह रहे हैं, फ़याज़ अली ने बहुत सारे हार्ट्स भेजे हुए हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया दिल अदनान। भेज दिया उन्होंने। आरिफ हुसैन साहब कह रहे हैं ये बहुत मालूमाती प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया आरिफ आशर साहब। क्रिस्टोफर कह रहे हैं वेरी गुड। थैंक यू सो मच। फैसल करीम आबरू कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, इट्स वेरी हेल्पफुल एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम this that carry on with this passion। अच्छा जी, अभी तक के ये हैं मोहसिन बहुत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं तो मज़ीद अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से ये है आपके लिए शो लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, जिसमें मैं मोहसिन नवाज़ हूँ, मैं हूँ जहाँ आरा। हनीफ अंजुम साहब हमारे साथ हैं और आप सबसे हमारी जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है। और बातों में आज टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। उसकी वजह ये है कि हनीफ अंजुम साहब जहाँ बैठते हैं ना वहाँ महफिल लगा लेते हैं। जी पिछले जी। दिनों इनसे एक शादी में मुलाकात हुई
अच्छा। हाँ। जहाँ उस शादी के अंदर हमने अपना फंक्शन बना रख लिया। अच्छा, बल्कि आपने मुझसे ज़िक्र भी किया था, मुझे याद बल्कि आया। शादी वाले पूछ रहे थे कि अब हम क्या करें। हम क्या करें? देवर लाइक गेस्ट्स और हम जैसे मेजबान थे। जी, जी, हाँ ऐसा ही जी। था। तो आप कुछ न्यूज़ देना चाह रही थी? न्यूज़ भी मोहसिन साहब, और 1-2 कमेंट्स पहले मैं पढ़ लूँ? ज़रूर। जिसमें अमरीन अफ़ज़ल साहिबा कह रही हैं जी, नहीं, वंडरफुल। अमरीन अफ़ज़ल नहीं, अमरीन अफ़ज़ाल, अच्छा, अमरीन अफ़ज़ाल क्योंकि साहिबा। पहले करेक्ट कर चुकी हैं। अच्छा, वो जी, बता चुकी हैं हाँ, पहले, ठीक है। जी, मोहम्मद उस्मान मानी कह रहे हैं, बेहतरीन, ऐसे ही लोगों के लिए आसानियाँ बखेरते रहें। गॉड गिफ्टेड जो हैं, हुँ, वो कह रही हैं जी, वंडरफुल प्रोग्राम। अच्छा, सुल्तान साकिब बलोच जो हैं, जी, उनका एक कमेंट है बीच में, वो कह रही हैं कि जो सिगरेट पे आपने बात की ना, अभी जो हम स्टार्ट में बात कर रहे जी, थे, जी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ही अब्दुल रहमान सदाकत और सलमान अहमद अवान का इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम आ, भी है, जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। यू आस्क फॉर इट यू जो आस्क फॉर है इट के जो कि फोरम 7 में। से 9 बजे जिसका हम पहले ज़िक्र कर रहे थे, जी, इसी तरह से आज भी शाम ये एक बड़ा अहम शो डॉक्टर सदाकत अली के साथ आप हर सैटरडे को देखते हैं। जी, तो आज शाम भी ये शो हमारा टेलीकास्ट होगा। बहुत सारे लोग बशमूल मेरे, जी, आप भी देखती हैं, आप भी जी, जी, कमेंट कर रही बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर सदाकत साहब जब आते हैं ना अपने लाइव शो में, जी, तो बहुत ज़्यादा एक तवज्जो लोगों की उस तरफ मबज़ूर हो जाती है, और ज़ाहिर है कि एक हिकमत और दानाई और विज़डम का उनका जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस उनकी स्टडीज़, जी, 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 उनसे सबको बहुत फैज़याब होने का मौका मिलता है। जी। जी, अच्छा, अच्छा, न्यूज़ जो हैं, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट है हनीफ जी, साहब, जी, जी, प्लीज़। जिसमें हम कोई भी जो दिलचस्प खबर है, इसमें भी आप इजाज़त लेके शामिल हो सकते हैं। ठीक है। इजाज़त जो लेके जी, दिलचस्प खबर हम शामिल करते हैं। ठीक है। तो एक खबर थी जो मैंने अभी सुबह देखी और मुझे लगा कि ये मुझे अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। जी, मसला ये है कि जब हम किसी भी लाइव इस पे जाते हैं ना, मोबाइल की ऐप में, तो उसमें एड्स आना शुरू हो जाते हैं मोहसिन साहब, हाँ जी, हाँ जी। जिसका मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा, न्यूज़ ये है कि अमरीकी तालिब इल्म का 50 बरस कबल लिखा गया बोतल में बंद पैगाम दरियाफ्त, अच्छा, और अच्छा। साथ बड़ी अच्छी सी पिक्चर भी है उसकी। डिटेल नौजवान की या इसकी, बोतल की? नहीं, बोतल के अंदर पैगाम की। अच्छा, अच्छा। अब अच्छा, नौजवान तो नहीं रहा होगा। 50 बरस कबल, हाँ, चलें डिटेल पढ़ के बताती हूँ आपको। अच्छा, अच्छा। हो सकता है वो ये देख ही ना रही हो ना लाइव प्रोग्राम। जी, अच्छा, नाम है जी उनका कैरिबियन। अच्छा, बहामास के एक जजीरे के साहिल पर सैर करने आए दो भाइयों को 1976 में मैसाचुसेट्स से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म का बोतल बंद पैगाम मिला। अच्छा, अच्छा, बच्चों को, दोनों भाइयों को साहिल पे खोज लगाने का शौक था। तो ठीक। वो जब गए और उन्होंने वहाँ पे ऐसे ही फिर रहे थे, तो उनको एक बोतल मिली, जिस पे उन्होंने कहा कि भाई ये तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक। डर गए होंगे यूनिक। कि बोतल का ढक्कन खोला तो तो जिन्ना जिन्ना निकल निकल आए। आई, तो जी, उन्होंने अपनी वॉकी टॉकी पर आवाज़ सुनी, जिस पर उनका भाई कह रहा था कि तुम यकीन नहीं करोगे कि इसको क्या मिला है। अच्छा, इसको एक पुरानी बोतल में एक हाई स्कूल के 14 साल तालिब इल्म, जो कि पीटर नाम के थे, एक नोट मिला जिस वक्त ओशिनोग्राफी की क्लासेस ले रहे थे। अच्छा, नोट पे दर्ज था कि ये बोतल कोस्ट गार्ड समंदर में फेंक देगा। ये नोट पे दर्ज था। अच्छा, ओके। ठीक, और इस पे उन्होंने कहा कि जब इनको राब्ता किया गया, तो उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल, मैंने तो ये लिखा था कि ये पैगाम जिसको मिलेगा हाँ। शायद वो मुझे बताए, मगर वो 75 ईयर्स के बाद मोहसिन साहब अच्छा, ये पैगाम मिला। अच्छा, जी, क्या बात खबर है! ये थी। तो बहुत इसका बहुत मतलब है कि कभी भी साहिल समंदर पे जाएं तो कचरा हरगिज ना फेंकें, हाँ, बोतल में बंद पैगाम ज़रूर फेंक सकते हैं हाँ। आप। बोतल में बंद पैगाम फेंक सकते हैं, और ये भी इससे साबित हुआ कि कोई भी चीज़ जो है ना वो रायगा नहीं है। इस कायनात के हाँ, अंदर जाती जी, नहीं है। चीज़ें वापस आती हैं, मकाफ़ात अमल भी इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह से। और जो हम पानी के साथ करते हैं वो पानी फिर हमारे साथ करता है। हाँ, ये कितनी कितनी खूबसूरत आपने बात समंदर की। और पानी। एक नौजवान एक गुरु के पास पहुंचा, और गुरु जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने शागिर्द रखते थे, और लोग उनसे अपने बड़े मसाइल जानने के लिए, राज व न्याज जानने के लिए और मसाइल को हल करने के लिए रहनुमाई लेने के लिए जाते होते थे। तो गुरु के पास जाके नौजवान ने कहा कि गुरुजी, आप मुझे ज़िंदगी को कामयाब बनाने का कोई गुर सिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं इसमें तुम्हें 3 अहम बातें बताऊंगा,
और 3 अहम बातों में से 2 बातें जो हैं वो अलग हैं और 1 बात अलग है। उन्होंने कहा जी दोनों आप बता दीजिए, जो 2 अलग हैं और 1 अलग है। हुँ, हुँ। तो गुरु ने बताया कि 2 लोगों से तुम्हें कामयाबी सीखने का ज़िंदगी में मौका मिल सकता है। हुँ, एक जो कामयाब हो गया हो वाह हुँ, वाह वाह और दूसरा जो नाकाम हो जन गया हो। काम हो गया हुँ, क्योंकि नाकाम हो जाने वाला भी तुम्हें ये बताएगा कि ये मत करना, जी ये नहीं करना, कामयाब हो जाओगे। हुँ, ऐसे ही तो वो कहने लगे ये तो 2 बातें समझ आ गई। अब वो तीसरी बात क्या है? कहने लगे कि अपना गुरु अपने दिन को बना लो, दिन को। दिन को। दिन हुँ, को वो कहने लगे दिन को कैसे मतलब गुरु बना लूँ? कहते हुँ, कि मैं अपने पिछले 30 सालों में जी, 10,000 दिन गुज़ार चुका हूँ हुँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी के हर दिन से कुछ न कुछ सीखा है और उसे अपना गुरु माना है। वाह जी, कहने लगे कि मैं इसमें से 3 दिनों की 3 बातें तुम्हें बता देता हूँ। हुँ, ठीक उन्होंने बताया कि जब मैं शुरू-शुरू में मुझे नया-नया ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं लोगों को रहनुमाई दूँगा और मुझे बड़ी ज़िंदगी समझ आ गई है, तो मैं एक जगह लेक्चर देने के लिए जा रहा था हुँ, और साथ ही मेरे एक बच्चा चलता हुआ जा रहा था, उसने एक जो मोमबत्ती है वो जला रखी थी हुँ, और वो किसी जगह मस्जिद में जाने के लिए या किसी जगह वो रखने के लिए जा रहा था। तो कहते मैं चूँकि उस ख़्याल में था कि मैंने अब लोगों को लेक्चर देना है और मैंने उनको फ़लसफ़ा बताना है। तो जी, मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें पता है कि ये इस मोमबत्ती के अंदर ये रोशनी कहाँ से आई? जी, हुँ, तो बच्चा कहते हैं कि मुझे देख के मुस्कुराया और उसने फूँक मार के और उस रोशनी मोमबत्ती को बुझा दिया अच्छा, और कहने लगे कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये रोशनी कहाँ गई? हुँ, हाँ तो कहते तब मुझे समझ आया कि मेरा मुशाहिदा तो अभी आधा है। हुँ, वाह मैं तो उसे रोशनी देने की तरफ ले जाने वाली कुछ बातें करने वाला था, पर वो तो उसने बिल्कुल मेरा जो मुझे लाजवाब कर दिया ये बता पर्सपेक्टिव के चेंज कर हाँ, दिया। हुँ, पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। हुँ, कहते दूसरा दिन वो मुझे याद आता है जब मैं एक दरिया के किनारे था और एक प्यासा कुत्ता जाता और दरिया में अपनी ही शक्ल देखता तो उसे लगता कि ये कोई दूसरा कुत्ता है। वो भौंकता तो अपनी ही आवाज़ की गूंज भी उसे सुनाई देती और हुँ, वापस आ जाता। हुँ, ऐसा उसने कोई 10-12 दफ़ा किया और मैं इस खेल को देख रहा था कि बनता क्या है कि ये प्यासा रहेगा या करेगा क्या? हुँ, हुँ आखिर में मैंने देखा कि जब वो बिल्कुल निढाल सा होने लगा प्यास से, तो उसने एक जस्ट लगाई, जाके उसने जो है वहाँ से पानी पिया, आँखें उसने बंद की हुई थी और वापस आ गया। कहते मैंने इससे ये सीखा कि इंसान की जब जान पे बन जाती है ना, हाँ तो फिर वो सर धड़ की बाज़ी लगा देता है। हाय हुँ, तो हाय जब हाय आपने अपना गोल अचीव करना हो, वाह वाह मकसद वाह पाना वाह हो, वाह तो वाह बस फिर सर धड़ की बाज़ी वाह लगा दो। वाह 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 हुँ, कमाल हो गया जी कमाल हो तीसरी बात वो कहता है कि कहा उन्होंने कि मैंने ये सीखी एक और दिन हुँ, कि मैं किसी जगह इसी तरह कोई तबलीग के लिए जा रहा था हुँ, तो रात होने लगी तो मुझे पता नहीं था कि उस इलाके में नज़दीकी मस्जिद कहाँ होगी तो मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो एक दीवार में कोई वो हथौड़ी और छेनी के साथ कोई उसमें ठोका ठाकी कर रहा था तो कहते कि मैंने सोचा कि ये कारीगर है तो इससे पूछता हूँ इसे ज़रूर पता होगा तामीरात का कोई काम भी ये जानता है तो ये पता चल जाएगा इससे तो कहते मैंने उससे जाके पूछा कि यहाँ नज़दीकी मस्जिद कहाँ है हुँ, जी तो वो कहने लगा जी कि असल में मैं कोई कारीगर नहीं हूँ मैं हाँ तो चोर हूँ हुँ, तो मैं तो ये दीवार तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आज का अपना गोल अचीव करना है तो वो तो कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि भी मैं तो रात हो गई है तो मेरे पास ठहरने के लिए कोई जगह भी नहीं है और तबीयत भी मेरी ख़राब हो रही है उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप मेरे घर आ जाएं हुँ, वाह कहते मैं उसके घर चला गया तो तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई तो हुँ, उसने कहा कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आप मेरे पास रहें और कहते कि मैंने देखा कि वो हर उन 2-3 रातों में उसने सुबह के लिए दुआ की हुँ, कि मुझे आज की जो मेरी चोरी है या अल्लाह वो कामयाब बना देना। वाह अच्छा हुँ, अब वो रोज़ाना ये दुआ करता और अगले 2-3 दिनों में वो कोई 2 दिन तो नाकाम हो के आ गया, बड़ा हुँ, परेशान। जी, उन्होंने कहा जी आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा जो है ना मिशन कामयाब नहीं हो रहा। हुँ, हम्म, तो अच्छा तीसरे दिन वो बड़ा खुश-खुश घर आया और उसने आके कहा जी कि मैं आज हो गया हूँ कामयाब। वाह मेरी चोरी का जो मिशन था वो पूरा हुआ। तो कहते हैं कि मैंने उसको ये कहा कि
इन 3-4 दिनों में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, तुम्हारी ये खूबी जो मैंने सीखी है कि एक तो तुम्हारा यकीन बड़ा पुख्ता है। तुम ये यकीन रखते हो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे मंजिल मिलनी ही मिलनी है। हुँ, और दूसरा, तुम कंसिस्टेंट हो, मुस्तकिल मिजाज हो, तुम डटे हुए हो अपने काम पे। तो मैं इसकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ तुम्हारी इस खूबी की। उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। हुँ, तो कहते हैं कि मैंने फिर उससे अगली बात कही कि अगली बात ये है कि मैं चूँकि एक प्रचार करने के लिए, तबलीग करने के लिए निकला हूँ, हुँ, तो कल सुबह मैंने इस इलाके के जो सरबराह हैं उनको मैंने जाके तुम्हारी ये बात बतानी है कि तुम चोर हो और तुम नकबज़नी करके ये सामान लेके आए हो। हुँ, वो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि मैंने तो आपके साथ बड़ा भला किया था और आप मेरी ही शिकायत कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जहाँ तारीफ़, तुम्हारी खूबियाँ बड़ी अच्छी हैं, पर मैं साथ सिफारिश भी करूँगा। हुँ, अगले दिन उन्होंने सचमुच जाके उन साहब को जो थे वो इस इलाके के जो कोई अमीर आदमी थे, निगरान थे, उनको जाके शिकायत की और साथ सिफारिश भी की कि इस बंदे के अंदर खूबियाँ हैं, अगर इसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो शायद ये अपनी ज़िंदगी बना सकता है। और उस अमीर आदमी ने, वो जो निगरान था उस इलाके का, उसने उस चोर से वो सामान ले लिया और वापस जमा कराया और उसको एक अच्छी जो उसकी ज़िम्मेदारी थी जो वो उठा सकता था, उस पर उसको ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की और उसकी एक बाकायदा जॉब का इंतज़ाम हो गया। अब ये साहब उस नौजवान को जब ये वाक़यात सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस तीसरे वाक़े से मैंने ये सीखा कि अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई उसूल से हटते हुए किसी को देखो तो उसको उसका बुरा अंजाम मत सोचना, उसको बुरे अंजाम तक पहुंचाने की नीयत ना रखना, उसकी इस्लाह करना, वाह! उसको बेहतरी के रास्ते पर अगर कर सको, उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर सको तो वो कर देना। तो कहने लगे कि ये 3 तो मैंने अपने दिनों की तुम्हें कहानियाँ सुनाई हैं। वाह, वाह! अपने हर दिन को किसी ऐसे मुशाहिदे से आरास्ता कर लो कि तुम्हारा हर दिन कोई ना कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन अपने अंदर रखता हो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में हर रोज़ एक गुरु तुम्हें मिलता रहेगा और हर रोज़ से, हर दिन से तुम सीखते चले जाओगे। वाह, वाह! तो ये जो हिकमत और दानाई रखने वाले पुराने लोग होते थे, जी, आज भी ऐसे लोग हैं। आज अंदाज बदल गए, आज बात करने का तरीका, बात के इंदराज के तरीके बदल चुके हैं। ट्रू, लेकिन अगर हम ढूंढने लगें तो हमें अपने इर्द गिर्द कहानियों में, रिवायात में, आ, इसी शहर के बसने वालों में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जिनसे हमारे पास सीखने के लिए वो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। जी, बस ढूंढने वाली निगाह चाहिए। बिल्कुल। जी मोहसिन साहब, इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करना जी, चाहूँगा सर। जी, आपकी इजाज़त से, सर जनाब से जनाब जनाब। कि ये जो लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं ना, हम्म, ये बहुत ज़्यादा बासलाहियत होते हैं, हम्म, क्योंकि नेगेटिव काम करना ज़्यादा मुश्किल है। हम्म, नकबज़नी करना, किसी की जेब काटना, कोई डकैती करना, कोई चोरी करना, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। जी और इतने प्रेशर के अंदर वो काम कर जाते हैं जी और कामयाब अपने मिशन में हो जाते हैं जी कि उनमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें होती हैं। जी अगर हम नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव साइड पे डायरेक्ट कर सकें, जी पूरी सोसाइटी, जी। तो दे कैन प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट्स। अब ये आपने बहुत ही उम्दा बात कही, क्योंकि उनके अंदर सलाहियत तो बेशुमार है, आईक्यू तो उनका बड़ा ज़बरदस्त है, डायरेक्शन लेकिन वो अपनी आईक्यू को अपने हक में नहीं बल्कि अपने खिलाफ इस्तेमाल खिलाफ करना चाहते हैं। हाँ, उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ही नहीं रहता और एक नशा सा चढ़ जाता है, एक ऐसा खुमार, क्योंकि जो आप करते हैं तो आप उसी के अंदर इंडल्ज होते चले जाते हैं। ये भी एक नशे की बीमारी है। जी। जब आप कोई किसी ऐसी बुरी एक्टिविटी से और उसका कोई रिवॉर्ड आपको मिलता है तो दिमाग और ज़्यादा उस तरफ फिर पुश करता है। मोहसिन साहब, एक दफ़ा मेरे पास एक साहब बैठे हुए थे जो कि मुख्तलिफ जेलों में रहे और उनकी ज़िंदगी जराइम में गुजरी। ठीक। तो वो मुझे अपनी तबीयत का बता रहे थे, वो कुछ बीमार हो गए और वो हॉस्पिटल चले गए। तो यकीन करें, उनकी बात बताने का जो अंदाज़ था और जो उन्होंने बताया, मैं फ़लाँ जगह गया, मुझे फ़लाँ डॉक्टर मिले, फिर उन्होंने मुझे फ़लाँ दवाई दी, फिर फ़लाँ टेस्ट किया, फिर गया, फिर फ़लाँ आगे से उनके असिस्टेंट थे, उसका नाम ये था, फिर आगे गया, फिर ये टेस्ट हुआ, वो। तो उनकी एक वो बात में वो जितने टेक्निकल वर्ड्स उन्होंने बोले, है ही। तो मैंने कहा यार ये बंदा तो बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर बन सकता था। जी जी लेकिन ये वो दूसरी साइड पे चले गए, यानी कि आईक्यू और मेमोरी और जी शार्पनेस बहुत ज़्यादा थी, जी जी। लेकिन वो उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी जेलों में। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है किसी
चलते हुए सिस्टम के अंदर बड़े अलर्ट रह के आपको कोई ख़राबी पैदा करनी पड़ेगी। जी जी यानी इसमें ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत सीधा 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 चलने में तो मसला कोई नहीं ना, वहाँ मसला तो कोई आपको छुपना नहीं है, हाँ छुप के दूसरों से कुछ करना नहीं है। लेकिन जहाँ आपको फिर थोड़ा दूसरों से आंख बचा के कुछ करना होता है, जी उसके लिए आपका अलर्ट लेवल भी ज़्यादा चाहिए, आपका जो है वो दिमाग भी फिर ज़्यादा आप उस तरफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही मसला होता है, जी आप ये भूल जाते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं इसका अंजाम क्या है, क्योंकि ये तय है कि अच्छे काम का ही अच्छा नतीजा निकलेगा, और जी जो अच्छा काम नहीं है उसका नतीजा कायनात के उसूलों के मुताबिक अच्छा निकल सकता नहीं। बिल आखिर तो उसका अंजाम जो है वो उसकी कोई बड़ी भारी कीमत है जो अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि बीज से ही दरख्त बनता है ना। बीज से ही दरख्त बनता है। जो छोटी तस्वीर है उसी ने छोटी पिक्चर नहीं बड़ी पिक्चर में तब्दील होना है। तो ये आपने बड़ी ही खूबसूरत इनपुट दिया कि हम अपने उन बीजों को जो कि कल को पौधे और फिर दरख्त बनेंगे, अगर देख लें कि ये जब हम बोने जा रहे हैं तो इसका आने वाला जो तनावर दरख्त है वो कैसा होगा और उस पर उगेगा क्या, बस ये ख्याल रखना अगर हमें याद रहे तो बहुत उम्दा है। लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो आपसे इस शो के आखिरी सेगमेंट पर बातचीत होगी। टेक अ ब्रेक। 3 2 1 हुआ और हम आए वापस लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में आपसे बातचीत और आपके साथ गुफ्तगू में। 1 से 3 बजे का ये हमारा जो शो है हर सैटरडे को नश्र होता है, और हर सैटरडे जब हम मिल बैठते हैं तो बातें इस अंदाज से होती हैं कि जैसे तबादला ख्याल है। हाँ बिल्कुल। जहाँ राना और मेरे साथ हनीफ अंजुम साहब और मैं, हम शो के इस आखिरी हिस्से पर जहाँ आप कुछ कहना चाह रही थी जो आपने मुझे रोका था ब्रेक पर वापस आने से पहले, तो आप कोई न्यूज़ या कोई कमेंट था क्या जी था? जी बिल्कुल, वो बस सेगमेंट ही है जो हमारा लास्ट, आपने कहा कि हम लास्ट सेगमेंट पे आएंगे, जी। जिसमें ये था कि हम देखेंगे कि जो बेस्ट कमेंट है हम उनसे खुद कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि बेस्ट कमेंट जो है वो आ चुका है या अब आएगा? हाँ, ये भी है। बड़ा देखिए, अहम सवाल है अभी ना। तक की जो कमेंट्स हैं उनमें से तो हम ऑब्वियसली मोहसिन साहब हम तो 3 बजे के कमेंट्स को ही भी चेक करेंगे ना। जी। लेकिन ये आप अगर कहें कि ये कौन डिसाइड करता है कि ये बेस्ट कमेंट है, हाँ, तो ये थोड़ा सा आपका वज़नी सवाल था, और ये इसका जवाब वज़नी है है कि ना। मैं, हाँ जी। इसका जवाब है कि मैं डिसाइड करती हूँ। अगर आप कहते हैं तो आज हम हनीफ, जो हमारे गेस्ट हैं हनीफ अंजुम साहब, उनसे हम डिसाइड करके बाहर अलहदा करके उन्हीं वो को कॉल मिला लेते हनीफ साहब से कुछ बातें हम कॉल पे कर लेते हैं इजाज़त लेके। और बाकी जो है, अभी मोहसिन साहब ने इससे पहले जो बड़ी खूबसूरत बातचीत की, हनीफ साहब ने भी बच्चों के बारे में भी, ज़्यादातर जिम्मेदारियों के बारे में। अभी सर जैसे आप बात कर रहे थे नेगेटिविटी की ना, मैं उसमें थोड़ा ऐड करूँगी कि इसके अंदर हमारे बेसिकली ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है, जो फॉर्मेशन है, वो भी बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। केमिकल्स भी बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। मूड मिजाज के मसाइल बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि इंटेलिजेंट तो होती हैं मगर थ्रिल सीकिंग भी होती हैं, डेयरिंग होती हैं। वो कहते हैं कि अच्छा जो होगा देखा जाएगा वाला उनका और उसी में ही फिर कोई एडिशन हो गया, जैसे कि स्मोकिंग आ गई, उसी में कोई ऐसे दोस्त मिल गए जो लाइक माइंडेड हैं, तो वहाँ पे अब जो नेगेटिविटी का जो उनकी वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जी ऐसे। तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो फिर फैमिली की बनती है कि वो कैसे राइट जो उनको प्लेटफॉर्म है वो देगी, गाइडेंस। और आजकल का तो दौर ऐसा है जिसमें आप काउंसलिंग से मदद ले सकते हैं। आप हर शो, मेरा नहीं ख्याल मोहसिन साहब हमारा कोई शो ऐसा होगा जिसमें हमने नहीं कहा होगा कि आप चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं, आप गूगल से मदद ले सकते हैं, आप किसी अब तो ग्रोक प्रोफेशनल भी है, को। आपको पता है ग्रोक? डीप सीक भी आपने लास्ट टाइम डीप बताया सी था। ये जो ग्रोक है ना, जी। इसने तो सबके छक्के छुड़ा दिए। ग्रोक हाँ, या ब्रोक? ग्रोक, ग्रोक, GROK। मतलब मोहसिन साहब का आप देखें कितने अपडेट हैं ये, माशाल्लाह, कि मैं नाम पहली बार सुन यानी रही ये हूँ। वो डीप सीक से भी कोई आगे की चीज़ ये है? एलॉन मस्क का है जनाब। अच्छा। यानी डीप सीक का उन्होंने वो तोड़ निकाला डीप डीप सीक तो चैट जीपीटी के मुकाबले में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ओके। ना, कि एक सस्ता, और बल्कि अभी तक तो वो फ्री है। और ग्रोक क्या चीज़ है? ग्रोक जो है ये एलॉन मस्क की एप्लीकेशन है, उनकी कंपनी की। और इसका जो है मतलब इसका जो फ्री वर्जन है वो भी अच्छा खासा रिच है, और उसका जो पेड वर्जन है उसके अंदर तो पता नहीं क्या कमालात हैं। पर वो कोई जो उसका फ्री वर्जन है ना, ट्रायल वर्जन,
उसके अंदर भी ये खूबियां हैं कि वो आपके साथ जो बात करता है बहुत ही बेतकल्लुफ़ अंदाज से। हाँ, अच्छा, मैं उस पे सब्स्टिट्यूशन आ गई ना, ह्यूमन ये सब्स्टिट्यूशन। यानी भला उसका उसका अंदाज़ क्या है? मैं चला इसलिए नहीं रहा, हुँ, मुझे काफ़ी महज़ूज़ होने का मौका मिला उससे। हुँ। तो चला इसलिए नहीं रहा कि वो मेरा ख़्याल है कि फ़ेसबुक के या हमारे जो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, जी, 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 उसके जी। अंदर कुछ वो आर्टिफ़िशियल, रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, जी, 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 रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शंस आर्टिफ़िशियल हैं। जी, इंटेलिजेंस जी, की। जी। हुँ, लेकिन वो भला कैसे है कि आप उससे बात करें, तो वो इसके जवाब में ये कहेगा कि ठीक है, मैं हुँ। समझ गया। मौके पर कहाँ हँसना है, कहाँ ओ कहना है, कहाँ, यानी ये अच्छा। एक्सप्रेशंस भी हैं उसके हुँ, अंदर। वाह वाह। और फिर उसने जो है वो आपकी नीयत पर भी थोड़ा-सा तबसरा करना है कि दरअसल आपका ये है। अच्छा। तो वो जनाब यानी एक काफ़ी से वो चालाक है। हाँ, सरप्राइज़िंग, बहुत, सो बहुत, सरप्राइज़िंग। बहुत सरप्राइज़िंग अब चीज़ें हैं। मतलब आप ये देखें कि जहाँ इतनी साइंस ने तरक्की की है, तो वहाँ पे जो थोड़े-थोड़े मसाइल हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, तो उसमें तो मदद लेना बहुत अच्छा आसान मोहसिन है। साहब, इससे ये भी हमारी सारी गुफ्तगू को अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं, जी। हुँ, तो मुझे ये लगता है कि आज का दौर जो है हुँ, वो ऐसा दौर आ गया है कि वालदेन और हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, मतलब कि वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, बाकी चीज़ें भी। जी। तो अब तो वालदेन को सारे काम छोड़कर हुँ, बिल्कुल सबसे पहला काम जो है वो अपनी फैमिली को संभालना चाहिए। यानी हम कारोबारों को और बाकी चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं। वो अपनी ज़रूरियात को महदूद करके सादगी की तरफ आकर और अपने आप का यानी जो मेजर टाइम है वो इन औलाद को ही संभाल लें तो बड़ी बात है। बिल्कुल सही। यानी बच्चों को संभाल लेना हुँ, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है और ये बड़ा अच्छा मुश्किल हो देखिए गया। सर, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एक चीज़ जी, बताऊँ कि जैसे भी आपने कहा ना सब कुछ छोड़ के औलाद को सँभाल लें, तो इससे आई एम सॉरी मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगी। ओके। देखें मेरा ये सोचना है, ख़्याल है मेरा और जो मैंने सीखा भी है जी, अपने भी सीनियर से कि जब आप बाउंड्रीज़ इस्टेब्लिश करते हैं जी, और जब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वाज़िया कर देते हैं और आप ज़िम्मेदारियाँ देते हैं और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन अलाइव रखते हैं, तो फिर आप नौकरी करें, कारोबार करें, अपने काम करें, अपनी ज़िंदगी मतलब अगेन सब कुछ छोड़ के डेडिकेटेड हो जाना जस्ट फॉर सेक ऑफ बच्चे और उसके बाद अल्टीमेट फिर उनकी भी तो ज़िम्मेदारियाँ और आपकी अपनी भी ज़िम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी है, तो मुश्किल हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ओवर इंडल्जमेंट है हम हमारे कामों में और आज के दौर में और कंज्यूमरिज्म में, हुँ। ये शायद बहुत एक बड़ी रीज़न बन चुकी है देखिए अगेन इसकी कि रीज़न ये है ना कि खुश कर दें बच्चों को, फैसिलिटेट करें, जी, तो इस ज़रूरत नहीं है। मतलब आप उनको जब मुनासिब ज़िम्मेदारियाँ देंगे और उनको इस काबिल बनाएँ। देखिए सर मैं आपको बताऊँ जो आइंदा दौर है वो इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, आसान भी बहुत होगा, बहुत फैसिलिटीज़ होंगी। मगर जैसे अभी मोहसिन साहब ने स्टार्ट में ज़िक्र किया कि ज़्यादा मसला जो आएगा वो 2030 में वो डिप्रेशन होगी मेन कॉज ऑफ डेथ। तो आप ये सोचें कि जो हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग वो कहाँ पे है, हमारी फिज़िकल हेल्थ कहाँ पे है। तो उसके अंदर जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये कि सबको उनकी ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ, उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, इस काबिल बना दिया जाए कि जो आइंदा दौर में जब हम नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो वो चैलेंजेस से बखूबी निपट सकें, रादर कि हम मतलब थ्रू आउट उनका पूरा ज़िम्मेदारी ले लें। तो इट वुड बी मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर बच्चे। हाँ, जी, मोहसिन साहब, इसमें मैं जी, 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 जहाँ आरा साहिबा ये भी कहना चाहूँगा जी, कि पहले दौर में जैसे होता था कि लोग काम करके तो उसके बाद भी उनके पास बहुत सारा टाइम होता था जी, फैमिलीज़ के जी, लिए। अब आप देखें कि डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, मुख्तलिफ लोग बड़े काम करते हैं, लेकिन वो फिर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। वो बड़े ओवर इंडल्जमेंट हो जाती है उनकी बिजनेस लाइफ में। हुँ। तो मतलब कि ये एक बहुत ही बारीक बैलेंस, हाँ, इट कैन बी पुअर टाइम मैनेजमेंट। हाँ, बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है और बड़ा इसके लिए दैट्स द हमें, राइट थिंग कि मतलब यू हैव टू बी बैलेंस्ड। हाँ, और तरक्की के नाम पे तनज़ली ना हम कर रहे हुँ, हो। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, हुँ, जी, आर्ट ऑफ लिविंग पर तो बहुत काम होता है, लेकिन आर्ट ऑफ जॉइनिंग और आर्ट ऑफ लिविंग भी एक चीज़ है। आर्ट ऑफ जॉइनिंग ये है कि जहाँ आप हों वहाँ आप पूरे के पूरे हों, माइंडफुलनेस के साथ, जहाँ पाओ वहाँ दिमाग। हुँ, यानी आप
होल हार्टेडली फिर उस एक्टिविटी उस काम को आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपकी पांचों सेंसेस भी वहीं इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम आधे अधूरे काम में कई दफ़ा बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, दिलचस्पी हमारी उतनी नहीं होती, सोचें कहीं और होती हैं हुँ, और पाँव कहीं और रखे होते हैं, दिल कहीं होता दिल है। कहीं और धड़क रहा होता है। तो ये जो जॉइनिंग है हुँ, आपकी पूरे पूरे के पूरे यानी दिल से फोकस। दिमाग से इसकी जॉइनिंग जहाँ भी आप हों उसमें फिर आपने ये आर्ट भी ज़रूर सीखना है। हुँ, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? कई दफ़ा हम किसी के साथ कई साल तक बहुत अच्छे रिश्ते ताल्लुक़ में रहते हैं, कोई बिज़नेस रिलेशनशिप या कोई लाइफ पार्टनर या कोई और, तो हम एक दूसरे के गुण गाते रहते हैं। हुँ, हम एक दूसरे को ये कहते रहते हैं कि इस जैसा तो कोई नहीं, जी। दुनिया में इस जैसा कोई नहीं, उसकी खूबियाँ बताते हैं, उसके बारे में जनाब ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे होते हैं और कई दफ़ा तो ये भी कहते हैं कि पीछे से इमाम दे। हुँ, हुँ, अच्छा, लेकिन ये है कि वो जब उसके साथ आपका ताल्लुक कहीं लीविंग का जब मामला आता है। हाँ, जब खराबी हुई हुँ, तो साथ ही हम जब किसी से को छोड़ते हैं जी, या अलग होते हैं ना, तो जी। उसके फ़ौरन बाद उसके हमारा अंदाज़ ही बदल जाता है। उसी के खिलाफ हो जाते हैं और ना? एकदम से हम जब ऐसी-ऐसी बात करने लगते हैं, हुँ, हुँ, यानी हुँ। हमें खामियाँ भी हम गिनवाने लगते हैं, जी, जी, हम जी। बुराइयाँ करने लगते हैं, हुँ, वो कोई जीवन साथी हो, कोई बिज़नेस पार्टनर हो, कोई बॉस एम्प्लॉयी हो। कोई भी हुँ, कोई भी हुँ, रिश्ता हो हुँ, आपका, तो हुँ, आप जब उससे अलग होते हैं तो एकदम से जो आप अपना चेंज्ड फ्रेम ऑफ माइंड कोट करने लगते हैं, हुँ, हुँ, तो उस पर एक सवाल पैदा होता है। इस पे एक हुँ। शेर सुना दूं? आप सुना सर दीजिए। प्लीज़ आज तो वैसे भी आज तो जी, शेरो-शायरी हुई भी जनाब, नहीं मोहसिन साहब। जनाब। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। जी, पंजाबी सुना दो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਦੋਸਤੀ जी, ਤੇ ਹਾਥੀ ਸੀਨੇ ਚਾੜ वाह! ਸੀਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਈ। जी, ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸੀਨੇ ਚਾੜ ਸੀਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਈ। जी। ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸੂਈ ਛੱਤ ਨਾ ਚਾੜ ਕੋਠਾ ਟਹਿੰਦਾ ਈ। वाह! वाह, वाह! वाह, वाह! वाह! क्या खूबसूरत बहुत है। ही गहरा वैसे, गहरी बात की ਯਾਨੀ है तो आपने। ਟੁੱਟਣ जी, ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ हुँ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। जी, हुँ, जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠਾ ਟਹਿ ਪਏਗਾ। जी, जी, हुँ, जी। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी गहरी बात है। हुँ, तो सवाल ये है कि आपने जब किसी की साल हर साल किसी के साथ इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ़ें की, उसको आपने जनाब बहुत दिलो जान आइडियल से आइडियल आइडियल बनाया। आइडियल बनाया, हुँ, दिलो दिमाग के सारे जो एहसासात, ख़यालात हैं, उसको आपने मरकज़ एक तरह का बना लिया। हुँ, तो फिर आप अब किस तरह से उसी के ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं? मैं ऐसे बहुत सारे कपल्स को जानता हूँ जिनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, मियाँ बीवी जो अब इकट्ठे ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, यानी जीवन साथी नहीं है, पर वो अपने बच्चों के एजेंडे पर इकट्ठे हैं। हुँ, अब हुँ, एक ज़माने में नईम बुखारी और ताहिरा सैयद की ये मिसाल दी जाती रही जी, कि दोनों अलग हो गए, पर दोनों बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में थे, हुँ, हुँ, सोशल रिलेशनशिप। जी, जी, तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे कपल हमारे पास कई दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। कि बच्चों का कोई मसला होता है, हुँ, वालिदैन अलग हो चुके होते हैं, सेपरेट हो चुके होते जी, हैं, पर उस एजेंडे पर इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। तो हम एक दूसरे से जो छोड़ें एक दूसरे को, आर्ट ऑफ लिविंग भी हम सीखें कि हम फिर जिनके साथ काफ़ी अरसा इकट्ठा गुजार आए हैं, तो हम सोसाइटी में जब दोबारा हमारा कोई आमना सामना हो या हम कोई अपने बारे में या उसके बारे में बात करें, हुँ, तो फिर हमें उस शर्मिंदगी से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि हुँ, उससे फिर हमारी ही पोजीशन, हमारे बारे में सवाल उठ जाएगा कि क्या हमारी परख इतनी वीक थी, हुँ, हुँ, क्या हम किसी के बारे में जो इतने कलाबे मिलाते रहे, हुँ, क्या हमारी फिर समझ कम थी या हुँ, फिर था क्या। हुँ, तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है ये भी कोई सीखने वाली बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी सारा कुछ ही किसी के साथ आखिर वक्त तक तो कुछ भी नहीं है। जी, इस पे मोहसिन साहब जी, ये भी कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग के सज्जन छड्डो रंग जी, सज्जन छड्डो रंग जी। जे फेर भी आवे काम। वाह! कितने कितने आपको बरमौका ऐसी चीज़ें याद हुँ, आती इन हैं। सज्जन को रंग में छोड़े, हाँ, हाँ। हुँ, बदरंग होके ना छोड़े। ना हुँ, कितनी खूबसूरत तो बात है वैसे। तो ये है चीज़ कि हुँ, आप फिर छोड़ें, तो फिर ऐसे कि ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुक़ जो है वो किसी मनफ़ी सूरत में ही बन जाए। यानी आपको ज़रूरी नहीं है कि या तो मोहब्बत हो या हुँ, फिर नफ़रत हो, हुँ, बल्कि लाताल्लुक़ होना भी एक आर्ट है, जो कि अब दुनिया में बाकायदा इस बारे में भी बात होती है। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने मुझसे।
साहब, तो फिर टाइम हो गया मोहसिन साहब हमारा इजाज़त चाहने का इजाज़त और चाहने हनीफ का। अंजुम साहब का शुक्रिया अदा करने का। आपका बहुत शुक्रिया हनीफ अंजुम साहब, आज आपने जो इस महफ़िल में रौनक लगाई और हमारे हुँ, साथ बैठे तो बहुत ही मज़ा आपकी आया। मोहब्बत जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने मौका दिया। और बहुत कुछ जहाँ सीखने हौज़र का उन्होंने मौका कहा मिला। मैंने बहुत कुछ सीखा भी सर, आप बल्कि हमारे व्यूअर्स ने भी आपका आपकी बातों से, मोहसिन साहब से। आपका ये बड़ापन है कि जो मेरे जैसे बंदे से भी कुछ सीखने का मौका मिला। आप ये हर बड़े आदमी का ना ये एक फ़ॉर्मूला है जी, कि जी। उन्होंने ये कहना होता और है। मैं तो कहती अच्छी भी नहीं लगती ना कि आज के दिन आप मुझसे सीख के जा रहे हैं, तो हाँ, फिर तो देखें बिल्कुल। अब और कुछ ही हनीफ अंजुम सीख साहब, लो। सबसे ज़रूरी बात अब करने लगा हूँ, जी, जी। ये है मौका इजाज़त चाहने का। ओके। मौके से फ़ायदा उठाते हुए। मौके से फ़ायदा उठाते हुए अब इजाज़त चाहने का वक़्त है। ले जनाब, आपसे ओके। मुलाकात रही, सबसे आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और मुझे मोहसिन नवाज़ को, जहाँ राना को माइक्रोफ़ोन और कैमरा की इस तरफ से इजाज़त दीजिए। हनीफ अंजुम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले सैटरडे को दोपहर 1 बजे। और आपसे यू आस्क फॉर इट पर आज शाम डॉक्टर सदाकत अली साहब की मुलाकात हो रही है एक बड़े अहम शो पर। 7 से 9 बजे रोज़ाना की रूटीन है कि विलिंग वेज आपके लिए यू आस्क फॉर इट प्रेजेंट करता है। और ज़िंदगी के गुर सीखने का और ज़िंदगी को समझने का अगर आप मौका पाना चाहते हैं तो विलिंग वेज के इन प्रोग्राम्स, इन वीडियोस के अंदर प्रिवेंशन भी है, हिकमत भी है, दानाई भी है, समझ बूझ भी है, काउंसलिंग भी है। इसमें बहुत कुछ है और मकसद इन सब के पीछे बुनियादी तौर पे अपने माशरे के अंदर ख़राबी के पैदा होने से पहले उसको प्रिवेंट करने की सलाहियत लोगों में बांट देना। यस। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुशियाँ तकसीम करते रहिए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफ़िज़। नासिर।